मामा ये तो आप ऐसे बिल्कुल जॉब इंटरव्यू की तरह बैठे हुए तो मैं उतार उतार देता हूँ अपना फटा हुआ बनियान दिखा देता हूँ। भाई साहब जाते के साथ जो उन्होंने जो रैगिंग में उधेड़ा मेरे को, उस वक्त जो रैगिंग जो होती थी ना, वो पीक पर होती थी। मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं अब कितने महीने तक चलेगी रैगिंग, 1 साल तक तो आदमी जूनियर ही है। फिर अल्टीमेटली ये रियलाइज हुआ कि भाई आप कितना ही ऊपर चले जाओ, आप रहोगे नौकर के नौकरी। नौकर को कभी भी लात पड़ सकती है ऊपर से। किडनैपिंग बड़ी होती थी। अब जितने भी वहां पे क्या कहते हैं अपने गुजर भाई वगैरह थे गुड़गांव में, जिनको जो है बड़ी बड़ी जमीन चली गई थी और बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई थी, रात के टाइम तो भाई साहब गाड़ियां वो धूल उड़ाती जाती थी। इमेजिन करो मतलब मेरी उस वक्त सिचुएशन क्या हो गई, मतलब प्राण जो थे ना यहाँ तक पहुंच गए थे मेरे। अच्छा मामा, जो कोई अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको पहले बताओ थोड़ा बहुत अपने बारे में, और यूं बताओ कि आपका कनाडा आने का डिसीजन कैसा रहा, मतलब कैसे बना कनाडा आने का डिसीजन। तो भाई कनाडा आना की जो स्टोरी है, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। ठीक है। हम्म। सबसे पहले क्या होता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो। ठीक है, यू हम्म। ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ करियर, भाई करना क्या है। ठीक हम्म। है। तो मैं वो ब्रीफ में बताता हूँ कि जब आदमी टीनेजर होता है तो उसका करियर हम्म। वो कैसे डिसाइड होता है। हम्म। ठीक है। और मेरे हिसाब से डिसाइड ही नहीं होता, वो कभी डिसाइड ही नहीं करता। इट हम्म। इज जस्ट बाय चांस कि वो एक पर्टिकुलर लाइन में घुस जाता है। हम्म। तो हम सबसे पहले करते हैं अपना +2। +2 के बाद में हम्म। क्या होता है, दो फील्ड, इंजीनियरिंग मेडिकल, राइट, या नॉन मेडिकल होगी आपकी। तो इंजीनियरिंग भी ट्राई की, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके हम्म। बाद में नॉन मेडिकल चले गए, क्योंकि मेडिकल में जो है फिर हिसाब किताब लंबा ही चलता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद में डिसाइड होता है जी, हम जो है उसमें जाते हैं हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। हम्म। तो भाई साहब उसमें 25 सीटें थी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉनी में, जो वन ऑफ द हम्म। टॉप क्लास हम्म। यूनिवर्सिटी है एशिया की। और हम्म। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जो है उसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो मैं उसमें जो है सिलेक्शन होगी अपना। अ, मैं गया उस यूनिवर्सिटी में 2 महीने। भाई साहब जाते के साथ जो उन्होंने जो रैगिंग में उधेड़ा मेरे को, हम्म। जबरदस्त। हम्म। उस वक्त जो रैगिंग जो होती थी ना, वो पीक हम्म। पर होती थी। हम्म। तो मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं अब कितने महीने तक चलेगी रैगिंग, 1 साल तक तो आदमी जूनियर ही है। हम्म। तो वहाँ फिर बात नहीं बनी कुछ, छोड़ दी हम्म। फिर वो। हम्म। फिर भाई अब क्या करें। फिर हम्म। किसी ने पापा का दोस्त था, उसने सजेशन दिया भाई कॉमर्स कर लो। हम्म। ठीक है। तो भाई कॉमर्स में लग गए फिर लाइन में। हम्म। उसके बाद जो है आप जो है बैचलर्स ख़त्म करते हो, फिर उसके बाद में फिर लाइन क्या आती है कॉमर्स के बाद में अगेन, हम्म। हम्म। सीए होगी आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हम्म। हम्म। आप सीए में चले जाते हो, फिर सीए के साथ साथ लोग जो है सीएस भी करते हैं, आईसीडब्ल्यू भी करते हैं। तो हमने भी दोनों जगह पैर फंसा लिए, अपना सीए हम्म। में भी फंसा लिया और जो है कंपनी सेक्रेटरी में फंसा लिया। जो पैर हम्म। बाद में फंसा वो ज़्यादा आगे फास्ट फॉरवर्ड हो गया। हम्म। तो अल्टीमेटली अपना डेजिग्नेशन वगैरह ख़त्म करके अपना आदमी जॉब स्टार्ट करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी में आदमी क्या होता है, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी खोलो, आदमी का एक हमेशा ये करना चाहता है कि वो एक टॉप लेवल पे पहुंच जाए। ठीक हम्म। है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करे। तो एक अकाउंटिंग क्लर्क से स्टार्ट करके जो है हम कंपनी सेक्रेटरी तक पहुंच गए, और उसके बाद में जो है जैसे तैसे करके पहुंच गए गुड़गांव। हम्म। गुड़गांव में भी जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज थी उनमें काम किया, फिर 2-3 कंपनियां स्विच की। फिर अल्टीमेटली ये रियलाइज़ हुआ कि भाई आप कितने ही ऊपर चले जाओ, ठीक है, आप रहोगे नौकर के नौकरी। हम्म। ठीक है। और नौकर को कभी भी लात पड़ सकती है ऊपर से। तो जब मेरे को कंपनी सेक्रेटरी की डेजिग्नेशन में जब मैं काम कर रहा था, सो आई नीड टू साइन लाइक कुछ सर्टिफिकेशन आपको साइन करने हैं, पेपर साइन करने हैं, डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। तो एक बार तो आप जब टेंडर वगैरह फाइल करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो हम्म। मेरे से वो साइन करवाते थे। एक दिन हम्म। मैंने वैसे ही गूगल कर लिया, मैं कभी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं। पता चला कंपनी तो साली 10 साल से ब्लैक लिस्टेड है। तो मेरे तो सर्टिफिकेट ही गलत जा रहे थे। अच्छा। और अगर आप गलत सर्टिफिकेट देते हो ना, हम्म। तो आपका लाइसेंस कैंसिल है, कोर्ट केस हम्म। चलेगा अलग। हम्म। तो भाई साहब वहां से फिर ये डिसाइड, मैं ये चीज़ नहीं चलेगी।
मैं कहा भाई यहाँ तो मामला ख़राब है। हम्म लेकिन जो मेरे को बिगेस्ट पुश मिला ना, मतलब इंडिया से बाहर निकलने का, वो हम्म थे अपने जगदीश साहब। हम्म, जगदीश को तो जानते ही ऑस्ट्रेलिया। हैं। हम्म हाँ, तो वो उस वक्त जो था ना, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलरेडी प्रोसेस में था उसके डॉक्यूमेंट। हम्म तो मैंने कहा भाई यहाँ तो निकलना चाहिए। हमने भी जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए हम्म अप्लाई कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया तो जो है जैसे ही आइल्स का रिजल्ट आया, तो हम्म उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया वाले ने उन्होंने बैंड बढ़ा दिए उसके। अब हम्म बैंड बढ़ा दिए तो मेरे एक में पॉइंट कम थे। मैंने कहा ये तो हम्म दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। हम्म तो ऐसे ही दिमाग में आया कि यार सब कुछ हाथ में है, कनाडा के लिए इतना रिक्वायर्ड है बैंड। मेरे को कनाडा चलते हैं। हम्म भाई कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया। हम्म 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 2.5 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। आदमी हम्म डिप्रेस हो जाता है। ऊपर से लोग डराते हैं, भाई एम्बेसी में लेटर मत भेज देना, ईमेल मत भेज देना, तुम्हारी फाइल सबसे नीचे चली जाएगी। तो डराने वाले लोग ऐसे हैं, पूछो मत। तो भाई फाइनली जो है अपना मेडिकल वगैरह के लिए आ गए, पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट आ गया सारा कुछ। हम्म तो उस हिसाब से जो है फिर हम कनाडा पहुंच गए। हम्म। तो अच्छा। आई थिंक वहाँ पे जो भी मुझे लगता था कि वहाँ मैं उससे ऊपर कहीं जा नहीं सकता, और जाऊंगा भी तो अल्टीमेटली करनी नौकरी पड़ेगी, स्ट्रेस ही रहेगा। तो आई थिंक मेरा जो बिगेस्ट रीज़न था, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मोर इम्पोर्टेंस देने वाली बात थी कि भाई हम्म क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, हम्म। स्ट्रेस कम हो जाएगा। आई वुड से स्ट्रेस। अब मेरे को याद है मामा कि जब मैं गुड़गांव आया करता था, उस टाइम पे तो मैं जनरली ये देखता था कि ट्रैफिक बुरा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो कुरुक्षेत्र में तो 8 बजे के बाद जो है सारी दुकानें वगैरह बंद होगी, तो एक तरीके से शांति हो जाती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट कि घर पे जाके रेस्ट करके अपना सुबह जो है कल को उठो और फिर काम स्टार्ट करो। वो वाले सारे के सारे काम मतलब गुड़गांव दिल्ली वगैरह में होते नहीं है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें थी जहाँ पे आपको लगा कि ठीक है यार, मुझे जो है अभी हर रोज़ का जो है ट्रैफिक की टेंशन है, लोग थोड़े अजीब हैं, जो बेईमानी वाले जो काम था, जो ब्लैक लिस्टिंग वाला था, ये भी ज़्यादा बढ़िया तो लगा नहीं होगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे इसमें, या फिर मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ का लगता है? नहीं, ये भी फैक्टर्स थे। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि जब मैं गुड़गांव में गया था इंटरव्यू देने के लिए, हम्म ठीक है, तो मेरे को जगदीश भाई साहब ने बोला कि भाई तू इंटरव्यू देने के लिए आ जा, और जो है मैं तेरी अच्छी सैलरी लगवा दूंगा। अब मैंने भी सोचा साली 10,000 से अगर सैलरी सीधी 80,000 पे पहुंच जाएगी, चलो। हम्म तो बस ली मैंने ISBT दिल्ली से गुड़गांव के लिए। ठीक है, अब वो बस ले ली प्राइवेट बस। उसने लगा दिया भाई साहब 3 घंटे गुड़गांव पहुंचने में। गुड़गांव में जैसे ही उतरा मैं इफ्को चौक पे, भाई हम्म साहब मैं ट्रैफिक को देख के हो गया पागल। हम्म बुरा हाल। हम्म मैंने वापसी की बस पकड़ी, हम्म ठीक है, दिल्ली की, और मैं बैठ गया। इतने में आ गया फ़ोन मेरे को दोबारा से जगदीश का। मैं कहा भाई मैं तो ये ट्रैफिक जो है ना टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ वापस। कहता यार प्लीज़ यार, तू यहाँ तक आया है, एक बार आ जा। अब उसने अपने पॉइंट बनाने थे कि मैं बंदा लेकर आया हूँ, मैंने अरेंज किया है। तो मैं उसके कहने पे चले गया। पर मेरे को, मैं बता रहा हूँ, लिटरली ट्रैफिक 1% भी पसंद नहीं था। मैं मतलब किसी भी हालत में नहीं रहना चाहता था वहाँ पे। और फिर एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए जब मैं अल्टीमेटली वहाँ रहने लग गया गुड़गांव में। किडनैपिंग बड़ी होती थी। अच्छा। अब जितने भी वहाँ पे क्या कहते हैं अपने गुजर भाई वगैरह थे गुड़गांव में, जिनको जो है बड़ी बड़ी फ्री में जमीन चली गई थी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई थी, तो रात के टाइम तो भाई साहब गाड़ियाँ वो धूल उड़ाती जाती थी। हम्म और एक बार बरसात का टाइम था, फ्लडिंग आ गई वहाँ पर गुड़गांव में। हम्म और मेरे पास में मोटरसाइकिल होती थी। अब मोटरसाइकिल का जो आधा टायर वो पानी में, हम्म ना आप चला सकते ना घसीट सकते। हम्म तो और ऊपर से हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वेदर है वहाँ का, गर्मी। हम्म गर्मी भी हम्म छोड़ो, बिजली आनी ही 2 घंटे 3 घंटे। तो आई थिंक सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना बेसिकली मल्टीप्लाई होके आपको एक डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो चलो ये तो होगी मामा इंडिया की बात। अब थोड़ा बहुत ये बताओ, जब यहाँ पर आए थे आप, क्योंकि आप तो किसी को जानते थे नहीं यहाँ पर, हम्म घर कैसे ढूंढा? शुरुआत में आपने एयरपोर्ट से टैक्सी कहाँ की ली, या फिर आपने हम्म। ऑलरेडी घर वहां से बुक करके आए थे? किस तरह का सीन था स्टार्टिंग में यहाँ पर? अच्छा, तो
इसमें क्या हुआ कि वो आता है ना सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस का, आपके पास में सर्टिफिकेट आता है, COPR। हाँ हाँ। ठीक है, जो एक बेसिकली लैंडिंग डॉक्यूमेंट होता है। तो जब वो लैंडिंग डॉक्यूमेंट आया, इंडिया में था मैं उस वक्त, ठीक है। तो उसमें जो अब जो एप्लीकेशन लगाई थी मैंने, कनाडा की लगाई थी, कैलगरी की लगाई थी कि आई विल गो एंड लैंड इन कैलगरी। ठीक है, अब वो जो COPR आया, उसमें जो डेस्टिनेशन आई, उसमें डेस्टिनेशन जो सिटी का नाम आया वो आया मॉन्कटन। भाई साहब, ना मेरे को सिटी का पता, ना वो किस कोने में है ये पता मेरे को। ठीक है, सर्च किया, पता चला वो है समवेयर, आई थिंक इन नॉर्दर्न टेरिटरीज। ठीक है, या तो आई थिंक वो न्यू फाउंडलैंड में है कहीं। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में कहीं वहां पे। ओह। अब भाई साहब, जब वो डॉक्यूमेंट आया, तो मैं कहा भाई अब अगर मैं इसको चेंज कराने के लिए अगर चले गया, तो मैं कहा 3 महीने 6 महीने तो गए। ठीक है, 2 3 मैं जो है एजेंट के पास गया। अब जो होते हैं अपने पंजाबी जो होते, ओ पाजी कोई चक्कर नहीं, तुसी जाओ, कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ रोकेगा। वो तो लंबी लंबी फेंकते हैं, मुश्किल से 1 मिनट बात करेंगे वो। भाई साहब, जब से मैं इंडिया से मैंने प्लेन लिया और मैं जब तक कैलगरी लैंड नहीं हुआ ना, मेरे जो प्राण थे ना सूखे हुए थे। मैं क्या ऐसा ना हो एयरपोर्ट से ही जो है, मोंगटन में भेज दिया गया। हाँ एयरपोर्ट से ही बोरी बिस्तरा बांध दे। ठीक है, हम्म। अब जो है, अभी जानते किसी को हो नहीं आप कनाडा में, आप अकेले आ रहे हो। ठीक है, तो मामा, आप आपका ये पहला एक्सपीरियंस था ना बाहर जाने यस, का, मतलब तो वही वही चीज़ मेरे को और लगता है कि उस चीज़ का और डर लगता होगा जब चीज़ों का पता ही नहीं, पहली बार जा रहे हैं। बहुत डर लगता है, आपको कुछ नहीं पता, हम्म। आपको क्या कहते, इमिग्रेशन चेक का कुछ नहीं पता होता, कितनी चेकिंग होगी। इतने स्केर्ड थे हम, जब हमने पैकिंग की पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई वेपन्स शार्प आइटम्स वगैरह, चाकू छुरी कुछ नहीं लेकर आए थे। ठीक है, तो वो बड़ा केयरफुल थे, नहीं तो लोग जो है मसाले भी भर कर ले जा रहे हैं, घी भी ला रहे हैं। ठीक है, वो पता नहीं क्या क्या लेके चलते हैं। तो भाई साहब, जब कैलगरी में लैंड हुए, अब मैंने जो है ना ये बात जो है घर में किसी को बताई नहीं। अब हम्म। अब लाइन में लग गए जी, इमिग्रेशन चेक की लाइन में। तो हम्म। उसने बुला लिया, कहता आर यू गोइंग टू स्टे इन कैलगरी। हम्म। तो मैंने कहा यस। अब वो जो माउंटेन था, हम्म। माउंटेन के ऊपर जो है उसने बड़ा सा गोला मार दिया, हम्म। और उसने हाँ। अपना एक दूसरा ऑफिसर बुला लिया साथ में। तो हम्म। कहता आप इनके साथ जाओ। मैंने कहा ले भाई, अब हम्म। तो जो है वापसी का जो है बंद किया मामला। हाथ, वापस की फ्लाइट। मैं कहा ये तो वापसी का काम हो गया। ऋषु, मतलब तुम इमेजिन करो, मतलब मेरी उस वक्त सिचुएशन क्या हो गई, मतलब प्राण जो थे ना यहाँ तक पहुंच गए थे मेरे, गला सूख गया था। हम्म। ठीक है, हम्म। अब मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने तो देखा नहीं है। तो जो सेकंड ऑफिसर था, उसने पूछा मेरे को, कहता आंट यू गोइंग टू माउंटेन। मैं कहा नो, मैं कहा आई विल स्टे इन कैलगरी। कहता ओके। हम्म। फिर उसने मेरे को एक फॉर्म फॉर्म दिया। ठीक है, कहता ये आपने फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, एंड यू हैव लाइक अनदर 2 3 डेज 4 डेज, और इसमें अपडेट कर देना वेर एवर यू आर गोइंग टू स्टे। तो हम्म। वहाँ से जो है जी अपना निकले, अपना फिर इमिग्रेशन चेक वगैरह जो भी था कंप्लीट हुआ अपना। फिर तो पापा के फ्रेंड हैं, उनकी डॉटर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पढ़ती थी, तो उसने जो है रहने का इंतज़ाम किया था एज अ पेइंग गेस्ट किसी के पास में। हम्म। एंड शी वॉज अ वाइट वुमन, के उसका नाम था, वेरी नाइस लेडी। तो उस लेडी की भी मैं कभी फिर किसी एपिसोड में डिटेल में स्टोरी बताऊंगा कि देसी कितने हरामी होते हैं। ठीक है, हम्म। उसने देसी के साथ में शादी की थी, अच्छा। के में। अच्छा। तो बस गए हम उसके पास में रहे, एक दिन, एक दिन रहे हम उसके पास में। और भाई साहब, हम्म। हम लैंड किए November 29 को, स्नो पड़ी हुई 1.5 फुट। हम्म। एक एक रात उस लेडी के पास में वहाँ पर उसके घर पर हमने बिताई, और अगले दिन वो लेडी ने पता नहीं क्या जुगाड़ लगाया, उसका जो देसी हस्बैंड था वो था पंजाब मोगा से। अच्छा। उसने उसके घर में जो है हमारा रहने का इंतजाम कर दिया, क्योंकि उसके पास जो ऑलरेडी हम्म। टेनेंट थे, ठीक है, हम्म। वो छोड़ रहे थे उसका घर विद इन, मतलब हम्म। विद इन 2 वीक्स वो छोड़ रहे थे। हम्म।
तो अब भाई स्नो में आदमी कहाँ घर ढूंढेगा कहाँ नहीं ढूंढेगा, तो हमने सोचा भाई अभी फिलहाल जो चीज़ मिल रही है, एक छत मिल रही है, तो अब जो है हम फिर वहीं पर ही रहे। एंड वी वर लाइक 3 ऑफ देम वो थे, दूसरी फैमिली थी, फिर एक वो ओनर था, और फिर 3 हम थे। तो बेसिकली हम सब फिर उसी एक ही घर में रहे हम लगभग 2 हफ्ते तक। और उसके बाद में फिर वो जो पहली वाली फैमिली थी वो चली गई थी, और फिर जो है हम रहने लग गए थे फिर वहाँ पर। और और वहाँ का भी एक बड़ा जो है बिटर एक्सपीरियंस रहा अल्टीमेटली। जो देसी जो होता है ना, मतलब आई हेट टू से, मतलब इतना कमीना हो जाता है पैसे के मामले में, पूछो मत। तो उस ओनर के साथ में जब हमारी इनिशियली बात हुई थी, वो ये बात हुई थी कि भी $600 पर मंथ, ठीक है। जब वो दूसरी फैमिली मूव आउट हो गई, ठीक है, उसने देन नेक्स्ट डे ही सेड इट विल बी $800। अब आदमी तो फंस जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपके पास में गाड़ी ना, ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटीज उस वक्त बस में। तो वो $800 में फिर हम करना पड़ा फिर। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ फिर, हिज एटीट्यूड स्टार्ट्स चेंजिंग, और जो है बड़ा एग्रेसिव हो जाता था, साले को सुनता कम था। कभी को गलती से जो है ना कुकर की सीटी बच जाए तो उसके कान ज़्यादा बजते थे, क्योंकि वो ना डम था, वो लगाता था ईयर मशीन। तो अल्टीमेटली फिर एक दिन जो है कुछ झगड़ा ज़्यादा हो गया। एंड मुझे नहीं पता ये बात मैंने शेयर की है तुम लोगों से कि नहीं की, पर फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ मैं कि देन आई हैड टू कॉल द कॉप्स, क्योंकि वो इतना अग्रेसिव हो गया था एंड ही वाज कैरिंग सम काइंड ऑफ शार्प वेपन। सो हम डर गए। डर के जो है हम वी वर ऑल सिटिंग इन वन रूम, एंड आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड एंड वी कॉल्ड द कॉप्स, एंड द कॉप केम। और उस कॉप ने ना एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी। ही वॉज अ ब्लैक गाय, वेरी नाइस गाय। कहते पैसे के मामले में ना, व्हेन मनी कम्स इन बिटवीन टू ऑफ यू, आपका चाहे बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी कोई भी बेस्ट रिलेशनशिप हो, वो खराब हो जाती है। तो भाई साहब विद इन 1 आवर, जब तक वो कॉप वहां था, ठीक है, हमने अपना सामान जो है ना इकट्ठा किया, अटैची में डाला, जो ओपन था वो एक सैक में इकट्ठा किया, ठीक है, एंड वी मूव टू माई फ्रेंड्स प्लेस। तो उसके बाद में फिर वहाँ मूव आउट हो गए, एंड देन वी सर्च फॉर अनदर लोकेशन। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जितने भी हमें बाद में भी रेंटल ऑप्शन मिले 2-3, ठीक है, सारे के सारे देसियों के मिले, हरामी देसी थे। कॉप्स का जो आप बता रहे थे कि मतलब ये जो है शार्प सा ऑब्जेक्ट लेके घूम रहा है, या उस टाइम पे इसने कुछ बोला था, कुछ किया था, या फिर मतलब आपको यूं डर लग रहा था कि मतलब ये जो है मतलब थोड़ा पगला रहा है, या फिर मतलब रिलेशनशिप इतने खराब हो चुके थे उस टाइम तक कि मतलब सीरियसली लग रहा था कि भैया कुछ कर देगा? नहीं, सीरियसली तो लग ही रहा था कि कुछ कर देगा, लेकिन हमें ये लगा कि ये बंदा हिला हुआ है, ठीक है। आदमी का एक बिहेवियर होता है कि भी अगर आदमी अग्रेसिव होता है, वो एक स्टेप्स में अग्रेसिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी आर्गुमेंट बढ़ती है, आप वैसे वैसे अग्रेसिव होते जाते हो। लेकिन बंदा अगर ऑल ऑफ अ सडन हो जाए एंड ही स्टार्ट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, एंड ही वाज लाइक 7 फीट टॉल। तो हुआ क्या था, उस देसी का, उसने शादी कर ली गोरी के साथ जिसका नाम है के, मैंने बताया, ठीक है। अब शादी हो गई, अब आई थिंक 6 मंथ्स ही हुए थे। अब वो जो है उसको जो है मार पीटने लग गया के को। तो मार पीटने लग गया? हाँ, वो अब्यूसिव था, और जो है तो उसने जो है बुला लिया पुलिस को। अब गोरे तो बख्शते नहीं इतनी जल्दी। उसने जो है पुलिस वाला बुला लिया। अब उन पुलिस वालों में एक देसी पुलिस वाला भी था। अब भाई अच्छा। देसी पुलिस वाला कैसे काम करता है? भाई देसी पुलिस वाले के हाथ में तो बांस का एक डंडा होता है, वो तो उससे काम करता है। कहता है यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। और वो उसको ले गया बेसमेंट में उस घर की। और भाई साहब उसकी जो चुतड़ सिखाई हुई वहां पे, जबरदस्त। उसके बाद तो मामला गया कोर्ट में, उसको किया तड़ी पार। और उसको ये इंस्ट्रक्शन थी कि भाई तू 2 किलोमीटर के दायरे से दूर रहेगा इस लेडी से, ऐसे रूल चलता है। तो दैट वाज, आपको ये पता चलता है कि भी एटीट्यूड क्या है अपने देशियों का। आप जो है अपने कंट्री वरना छोड़ के दूसरी कंट्री में आते हो, यू नीड टू फॉलो एंड चेंज योर सेल्फ।
इसमें देसी वाली बात है ना, देखो अब मेरे ख्याल से किसी ने भी वो वीडियो देखी होगी, मैंने भी वीडियो देखी थी, ये जो कौन सी कोई मीडिया की वीडियो थी ना, क्योंकि जो फूड बैंक वाली बात कर रहे थे, हाँ हाँ हम्म। उसी वीडियो में अगर तूने एक और चीज़ देखी थी, उन्होंने बोला हुआ था कि बहुत सारी जो क्रेगलिस्ट वगैरह पे जो लिस्टिंग चढ़ती हैं घरों की, वो ये होता है कि भाई इंडियंस ओनली ऐसे करके। तो यस। उस चीज़ का क्या सिस्टम है, मतलब ये क्या सिस्टम है, ये तो उस मतलब लोग तो, ये गोरे तो बहुत बुरा मानते हैं इस चीज़ को कि यस। मतलब जो है इंडियंस ओनली कैसे बोल रहे हो, नो नो नो, अगर हमने वाइट्स ओनली बोल दिया तो कैसे चलेगा। दे कंसिडर इट एज रेसिस्ट। हम्म। इसको वो रेसिस्ट कंसिडर करते हैं। इवन अगर आप ये भी अगर एड में डालोगे कि ओनली गर्ल्स हम्म। अलाउड और गर्ल्स प्रेफर्ड और मेंस प्रेफर्ड, ये इसको रेसिस्ट हम्म। मानते हैं। हम्म। मैंने बहुत एड्स में तो इस तरह के कमेंट्स वगैरह देखी हैं। दिस इज नॉट फेयर। हम्म, तो ये क्यों क्यों चल रहा है मामा, ये मतलब ऐसे लोग क्यों क्यों मांग रहे हैं कि भाई इंडियंस ओनली है सब कुछ करके। अब देखो, कई रीजन हो सकते हैं। देखो, अगर मैं उनके दिमाग से चलूं, उनको ये लगता है कि देशियों को हैंडल करना इजी होता है, नया इमिग्रेंट आता है उसको डरा धमका सकते हो, ठीक है। हम्म। पर ये टाइम था 5 साल 10 साल पहले का। आज के हम्म। टाइम में जो देसी आ रहा है वो तो डंडा चढ़ा के रखता है ओनर के ऊपर। हम्म। ब्रैम्पटन वगैरह में देखे नहीं हम्म। आपने, एक भाई मकान लेने आएगा एक बंदा, ठीक है। अब ये कपल आया मकान देखने के लिए, ठीक है, उन्होंने सारी बात डील कर दी, रेंट फिक्स हो गया। वो कपल तो रहा नहीं, उसने 3 बंदे और आगे फॉरवर्ड करके वो उस घर में ठहरा दी। हम्म। और फिर जो है, अब जो है कि बहुत केसेस हुए हैं, देयर इज अ लिटरल फाइट बिटवीन टेनेंट और ओनर। ब्रैम्पटन, हम्म। सरी, आपका ओंटारियो, यहाँ तो इतनी गंदी क्वालिटी के लोग आ रहे हैं, पूछो मत। हम्म। घटिया देसी बिल्कुल। हम्म। वो नीले पट्टी हम्म। वाली चप्पल पहन के आते हैं ना, वो लोग हैं। हम्म। उनको अच्छा। ये भी नहीं पता साला स्टोर में बात कैसे करनी है आपने। हम्म। हम्म। क्या आप पहन कर जा रहे हो। देखो, सीधी सी बात ये होती है कि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, ठीक है, और दूसरा हम्म। बंदा जिस कम्युनिटी से आ रहा है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। उसका बिहेवियर जो है, इट विल गिव अ बिग बिग इम्पैक्ट ऑन मी टू। किससे हम्म। क्या बात कर रहा है, कैसे नहीं बात कर रहा, आपने थैंक यू बोलना है, ऑब्लाइज करना है। चीज़ें काफ़ी मतलब ख़राब हो गई है। 10 साल पहले जो थी और अब जो में बहुत फ़र्क है। समटाइम्स मतलब मुझे भी ऐसा हम्म। लगता है कि यार, अब ये जो कंट्री है ना, और रहने लायक नहीं है। अब पीछे। किकी मेरे को बता रहा था, किकी ने जैसे वीडियो बना रखी थी पीछे अपने चैनल पे कि हाउसिंग क्राइसिस मतलब काफ़ी बुरा हो चुका है अभी इस टाइम पे। आपका या उस टाइम पे मतलब क्या एक्सपीरियंस था जब आप आए थे, आप 2013 में आए थे ना मामा? हाँ, मैं नवंबर 2013 में आया था, तो लगभग 10 साल हो गए मुझे आज। हाँ। तो उस टाइम पे मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपका हाउसिंग क्राइसिस वगैरह के बारे में, क्योंकि इसकी बहुत बात करते हैं लोग। देखो, हाउसिंग क्राइसिस का ये है कि कनाडा का ये बताते हैं कि कनाडा में जो है रिसेशन आता है एवरी 5 to 8 ईयर्स, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैं 2013 में आया था, तो ये रिसेशन में जाने लग रहा था उस वक्त कंट्री। एल्बर्टा में इतना ऑयल है, अंधाधुंध। जो पूरी कैनेडियन इकोनॉमी चल रही है ना, वो एल्बर्टा के ऑयल की वजह से ही चल रही है। हम्म, हम्म। तो उस वक्त जो थी, अब जब मैंने मकान लिया उस वक्त, ठीक है, तो मेरे साथ में जो 2-3 लोगों ने और जो बिड लगाई थी मकानों पे, उनके जो मॉर्टगेज थी वो फेल हो गई थी, वो अप्रूव नहीं हुई थी। हम्म। तो दैट वाज द फेज ऑफ गोइंग इनटू द रिसेशन। लोगों के पास में जॉब्स नहीं है, और इंटरेस्ट रेट कितने चीप थे जब मैंने लिया था, आई थिंक 2.7% था। आज की डेट में ठीक है। 6.7% है। और जैसे ही मैंने मकान लिया, विद इन आई थिंक 1 ईयर, मेरे मकान की जो वैल्यू हम्म। थी वो 30,000 40,000 डाउन चली गई थी। हम्म। और उसके बाद में फिर 1-2 साल अपना ऐसे ही निकले, 2018 तक 17 तक, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई। फिर देन आपका कोविड आ गया। हम्म, अब कोविड में तो इन्होंने जो है 2-2 हज़ार डॉलर जो है फ्री में बांटे हैं सबको। और देसी उसमें भी सबसे आगे, जिसकी बीवी घर में बैठ के बच्चे को पाल रही थी, ठीक है, उसका हम्म। भी जो है उन्होंने फॉर्म भर दिया, उसके भी वो पैसे ले रहा है 2 हज़ार। अब घर में 4-4 हज़ार डॉलर आ रहा है। बेसिकली देखो, मेरे को पता क्या लगता है, जो कनाडा की इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए, आपका एक अच्छा सर्विस सेक्टर होना चाहिए, ठीक है, 2-3 चीज़ें होती है। कनाडा में मेरे को समझ ही नहीं आता, ऑयल और हाउसिंग के अलावा कुछ है ही नहीं।
ऑयल है, ये निकालना नहीं चाहते, क्लाइमेट चेंज वाले आ जाते हैं। सऊदी अरेबिया का तो कोई नहीं बोलता कि क्लाइमेट चेंज है मत निकालो, इट्स इम्पैक्टिंग क्लाइमेट चेंज, बोलता है कोई? नहीं, कोई नहीं बोलता। अब पता है अमा, जैसे आप हाउसिंग क्राइसिस की बात कर रहे थे ना, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन में ना मैंने उस टाइम पे सोच रहा था कि भाई एक अपार्टमेंट खरीदना था मेरे को। ठीक है, अपार्टमेंट था तकरीबन मतलब 2 लाख यूरो का। तो यूँ था मेरे 70 हज़ार के करीब तो मेरे पास पड़े हुए थे, पर यूँ था कि भाई 1.5 लाख अगर मैं क्रेडिट ले लूँगा तो मतलब आराम से खरीदा जाएगा। हम्म। और आप बात कर रहे थे मतलब 2.3 की, और अब जो है 6.7 हो रखे हैं। ठीक या। है, मुझे जो मतलब मेरे बैंक से जो इन्होंने लोन के वो दिए थे ना, फिगर्स दिए थे। देखो ये 2 + 3 कितना, 5, और लगा लो 5.6 के करीब था ये। ठीक राइट। है, 5.6% पे अगर आपने 1.5 लाख का लोन ले लिया, 150,000 यूरोस का, हम्म। तो 10 साल में मेरे को एंड में 70 हज़ार के करीब तो मेरे को वही भरना पड़ रहा बिल्कुल है कि नहीं? मतलब 70 हज़ार तो वही बिल्कुल हो, बिल्कुल। मतलब ये क्या क्या ही सेंस बना? मतलब ये तो जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे, कि आजकल तो मतलब मैं कंप्लीटली सोच सकता हूँ कि मतलब जो है आदमी का बिल्कुल बेवकूफ़ बना ही ना, सोचने का भी कि भाई ठीक है मैं जो है एक लोन वगैरह लेके जो है घर खरीद लूँ। और मामा एक बिल्कुल। और चीज़ है इसके अंदर जो मेरे को लगता है ना, घर खरीदना इज नॉट एन, मतलब कि इट डज नॉट क्रिएट एन एडिशनल यूनिट ऑफ अकोमोडेशन। वो ये होगा कि मतलब ठीक है आपके पास चीज़ आ गई, पर टोटल मार्केट में सप्लाई बढ़ी नहीं आपके उस घर को खरीदने से, हम्म। है कि नहीं? तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे कि अगर आप घर बनाओगे, ठीक है, मतलब जो वैल्यू उसके अंदर मार्केट के अंदर एक यूनिट की एडिशन होगी, पर आपने अगर घर खरीद लिया तो ठीक है आपके लिए, मेरे ख्याल से इट्स अ नाइस थिंग कि भाई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पर यूं है कि ओवरऑल क्राइसिस जो है एक तरीके से हाउसिंग वगैरह की, वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ जैसे इस टाइम पे सिनेरियो है। नहीं, देखो, ये जो मेरा अपना व्यू है, ये जो हाउसिंग है और इमिग्रेशन है, मुझे लगता है ये दोनों ना स्कैम है। एंड सम टॉप शॉट गायज, ठीक है, उनकी मोनोपोली है और ये लोग प्ले कर रहे हैं इसको। हम्म। अब आते हैं हाउसिंग पर। हम्म। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, जो सिटी है, जो मतलब फाइनल अप्रूव करती है प्लान्स वगैरह, ठीक है, हम्म। मैं कैलगरी से बाहर जाता हूँ जॉब करने के लिए, तो बहुत बोर्ड लगे हुए हैं फॉर सेल, राइट? तो सिटी क्या करेगी, उन प्लान्स को अप्रूव ही नहीं करती है, वो डिले करती है। क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिनका पैसा हाउसिंग इंडस्ट्री में लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं पॉलिटिशियंस भी हैं। तो वो क्या करते हैं, जब तक सप्लाई कम रहेगी मार्केट में तब तक इनको पैसे अच्छे मिलेंगे। हम्म। हम्म। और एक बात और बता देता हूँ, ये जो सिंगल फैमिली होम्स वगैरह होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी है जो बन रहे हैं, वो भी बहुत कम हो गई है। अब तो सब लोग अपार्टमेंट बनाते हैं। भाई हम्म। अपार्टमेंट में तो एक लॉट के ऊपर आप 10 खड़े कर दो, 10 के 10 आपके टाइम्स 3 4 आपका बन हम्म। जाता है। तो हाउसिंग का क्राइसिस तो यहाँ पर हमेशा रहेगा ही रहेगा। आज की डेट में तो इतना बुरा हाल है, जो मेरा मकान है, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, मैंने कितना लिया था, 2.5 पौने 3 लाख में लिया था। इसकी वैल्यू लगभग 4 लाख के करीब हो रही है। और अगर मैं यही मकान आज की डेट में 4 लाख का लेता हूँ 6% इंटरेस्ट पे, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इसकी जो जो एक्चुअल जो प्रिंसिपल पेमेंट जाएगी एवरी मंथ, ठीक है, वो मुश्किल से $200 या $300 जाएगी। बाकी जो है $1800 जो है मैं इंटरेस्ट पे करूँगा। हम्म। आज की डेट में जितने भी मकान आ रहे हैं और लोग ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी बेसमेंट किराए पर चढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी बेसमेंट किराए पर नहीं चढ़ेगी, यू कैन नॉट पे दी मॉर्टगेज। बेसिकली मैं रेंट पर रहा लगभग 3 साल तक, ठीक है, हम्म। 2013 से लास्ट ऑफ 2013 टू मार्च ऑफ 2016। तो हम्म। उसके बाद में फिर जो है वो जो अपना बेसमेंट में रहता था, फिर मेरे को अल्टीमेटली छोड़ दी कि मैं भी, यहाँ तो नहाने की भी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। हाँ बाद भाई। में पता चला साला टॉयलेट जाने की भी रिस्ट्रिक्शन होगी कि इससे ज़्यादा फ्लश नहीं करने टॉयलेट में। इतनी ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ से मूव किया, और एक अच्छी कम्युनिटी है मॉन्ट्री पार्क, ठीक है, मैं वहाँ पर गया और वॉकआउट बेसमेंट था। तो उस वक्त हम्म। मैं अकेला रहता था, तो फैमिली मेरी इंडिया चली गई थी, तो हम्म। बेसमेंट में रहने लग गया। वहाँ भी जो हम्म। ओनर था वो देसी था, और जो है अब फंसते देसी हैं अनफॉर्चुनेटली।
अब मैं वहाँ रहने लगा तो जो वर्कआउट बेसमेंट था वो ठंडा बहुत रहता था। मैंने उसको बड़ी कंप्लेंट की, मैं कहा यार टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ाओ उसको, ठीक है। मतलब कुकड़ जमा रहता है यहाँ पे, दो दो मेरे को रिजाइयाँ लेनी पड़ती है। तो वो मेरे को पता क्या, हाँ फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा यार पैर ना मेरे पूरी रात ठंडे रहते हैं। तो उस स्टूपिड आदमी का जवाब देखो क्या था। कहता पैर ठंडे इसलिए रहते हैं क्योंकि जो हमारी जो हीट निकलती है ना बॉडी की पैरों से निकलती है, तो इसलिए ठंडे रहते हैं। तो मैंने कहा भाई अच्छा, ये नहीं सुधरेगा बिल्कुल भी। तो भाई रेंटल के साथ साथ साइंटिस्ट भी है। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने क्या किया, जो अपना ये होता है ना अवन जो होता है, अवन को ऑन किया 450 डिग्री में और उसका डोर खोल दिया। भाई साहब पूरा जो है ना बेसमेंट भभक जाता था, स्वाद आ जाता था। लेकिन उसमें रिस्क क्या था, उसमें रिस्क क्या था, जो आदमी का भी कुकड़ बन जाए। भाई देखो, हम देखो देसी फेमस ही इसलिए है, आपको सॉल्यूशन फाउंड करना है प्रॉब्लम का, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, जो इनसाइड की एंट्रेंस थी उसके घर से ऊपर वाले फ्लोर से नीचे, उसने साले ने मेरी साइड में लॉक नहीं दिया था, उसने अपनी तरफ लॉक रखा हुआ, तो वो कभी भी ना मुंह उठा के आ जाता था। अच्छा। तो मैंने क्या किया वहां पे ना सोफा फंसा दिया। तो जब भी आता तो ठक ठक करता था, इतने जाके जो है मैं बंद कर देता था। तो और देखो वो भी कितना घटिया और लिचड़ आदमी था, ठीक है। देखो आपको मालूम है, देखो इनफैक्ट जो आदमी 20 साल से कनाडा में रह रहा है, एक नया इमिग्रेंट आ रहा है, भाई आप उसको हेल्प करो, सपोर्ट करो। आप जो है 50-50 डॉलर, 20-20 डॉलर के पीछे, ठीक है, आप उसको अननेसेसरी तंग कर रहे हो। फिर लास्ट में क्या हुआ, मैं कहा भाई यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। तो मैंने उसको जो है 15 दिन पहले बता दिया, जबकि हमारा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था कि भी तेरे को नोटिस देना है। कहता तेरी मर्जी, जब तक तूने रहना रह, जब तेरे मन है जाने का तू चले जाना। अब जिस दिन मैंने नोटिस, अब ये सारी बातें कब होती है, जब आप फर्स्ट टाइम मकान लेने के लिए आते हो, तब तो आपको जो है सब कुछ जो है बढ़िया बढ़िया लगता है, तब तो आप ग्राहक को फंसाने के चक्कर में होते हो। सारे तो खुश होते हैं। हाँ, तो मैंने जब नोटिस दिया, भाई साहब वो तो चढ़ गया। कहता 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा या तो तू 15 दिन के मेरे को पैसे दे। अब अब देखो हम एज ए इमिग्रेंट है, ठीक है, अपनी पीआर लगी हुई है, सिटीजनशिप हुई नहीं, ऊपर से हम डरे होते हैं यार, अगर इसने पुलिस बुला ली, पुलिस केस कर दिया, कोई बात हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे को वो 15 दिन के उसको पैसे देने पड़े। और एक चीज मैं और भी बताता हूँ, देखो कनाडा ने जब रूल अपने फेवर में करने होते हैं, कैसी चीजें चेंज होती हैं। 2013 में और आज की डेट में भी आप बेसमेंट को रेंट पर नहीं दे सकते हो। ओनली जो लीगल बेसमेंट्स होती हैं, लीगल स्वीट्स होती हैं, जिसमें एक प्रॉपर बड़ी विंडो है, सो दैट इन केस ऑफ फायर, फायर फाइटर्स कैन वही गो वही वही। इनसाइड एंड सेव, ठीक है, एक सेपरेट एंट्रेंस है। ये दो चीजें मस्ट होती हैं, तब आप जो है बेसमेंट रेंट पर दे सकते हो। अदरवाइज 70-80%, 90% जो बेसमेंट्स हैं यहाँ पर, दे आर सारी की सारी इलीगल। हम्म। तो भाई साहब जब हम आए यहाँ पे, हम जब बेसमेंट्स में रहे, जितने भी मकानों में मैंने बताया, ओनर पता क्या बोलता था सबसे पहले, कहता अगर कोई पूछने के लिए आएगा ना, सिटी से कोई आदमी आएगा, तो आपने यही बोलना है कि हम आपके रिश्तेदार हैं। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। अब सिटी को पता है सारे के सारे बेसमेंट में पड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे, हाउसिंग क्राइसिस तो है ही है। हाँ। तो हाउसिंग क्राइसिस तो रहेंगे ही रहेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, हाउसेज प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हाउसेज प्राइसेस कभी कम होंगे ही नहीं, हम्म। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कभी वापस नहीं जाएगी। मामा चलो, इसके ठीक। हमने हाउसिंग क्राइसिस के बारे में बात कर ली। अब कुछ एक मेरे को बढ़िया टॉपिक लगते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने इंडिया में भी बहुत ज्यादा काम किया है, फिर आपने यहाँ यहाँ पर आके भी काम किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया आपने, दोनों जगह पर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्योंकि यहाँ पर, चलो पहले तो आप एक्सपीरियंस ही बता दो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था वहां पर, किस तरह से काम करवाते थे, बॉस का क्या सीन होता था, आपको सर सर करके बात करनी है, क्या बात करनी है, और यहाँ पर किस तरह का सीन है, यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस महसूस हुआ है? देखो इंडिया का तो मैंने अभी जैसे ही बोला कि इंडिया का एक्सपीरियंस तो ये होता है कि आप नौकर हो,
ठीक है, आपने नौकर की तरह ही बिहेव करना है इंडिया में। लेकिन आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को, मैंने इंडिया में काम किया 2004 से लेके लगभग 2013। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स वहाँ पर किया मैंने काम, 10 ईयर्स यहाँ पर हो गया मेरे को ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने जो है देखो अपने लोएस्ट लेवल से टॉप मोस्ट लेवल तक गया हूँ मैं। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को अच्छे बॉसेस मिले, अच्छे लोग मिले, एक्सेप्ट माई लास्ट वन। अरे लास्ट वन का तो मुझे तब पता चला जब मैं इंडिया छोड़ के कनाडा आ गया कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो तो सड़ा गुंडा बदमाश था इलाहाबाद का। तो जो मेरे से सर्टिफिकेट नहीं साइन करवाता था, ब्लैक लिस्टिंग वाला, हाँ, हाँ, तो उसकी भी स्टोरी ऐसी थी। उसने एक बार मेरे को बोल दिया था कि भाई ये सर्टिफिकेट साइन करना है, तो मैंने मना कर दिया था बेसिकली एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय ने फ़ोन कर दिया एमडी को, हम्म, एमडी का फ़ोन आ गया मेरे पास में 30 सेकंड के अंदर। हाँ भाई, क्या बात है, हम्म, साइन नहीं करना? हम्म, मैं कहा सर गूगल में जो है सारे में आ रहा है कंपनी ब्लैक लिस्टेड, यही लेना देना। कहता तो क्या हो गया, साइन कर दे। फ़ोन रख दिया। हम भी बहुत ना चालाक होते हैं। अब मैंने जो साइन किया, मैंने सिग्नेचर चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ, हल्का सा सिग्नेचर चेंज कर दिया। मैं कहा यार वर्स्ट केस में अगर कभी को फंस गए, कंप्लेंट चलेगी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में, ठीक है। मैंने कहा कुछ तो होना चाहिए आपके पास में जो है रीज़न। कह देंगे कि भाई मैंने तो किया ही नहीं, फेक है। हाँ। हम्म, और बताता हूँ मैं, अब इंडियन वर्क कल्चर की बात आ रही है ना हम, भाई साहब इंडिया में तो इतने गलत काम होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, पूछो मत। लोन लेने के लिए कंपनियां जो होती हैं बैंक का स्टेटमेंट तक मैनिपुलेट कर देती हैं। उस हम्म, वक्त तो कंप्यूटर्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे, कॉपी पेस्ट करके नीचे बैंक का बैलेंस ही चेंज कर देते हैं। हम्म, और बड़ी बड़ी और कंपनियों की बात बता रहे हो आप। और एक दो जबरदस्त बात बताता हूँ मैं। मुझे याद नहीं है यार ये कौन सी कंपनी थी। और यस, ये थी इंडिया की सोलन की कंपनी। ठीक है, ये तो जबरदस्त चीज़ थी। और मैं ट्रेनी था उसमें जो है, और जो है कंपनी के मिनट्स वगैरह जो है वो लिखते थे। तो जो ऑडिटर था, ऑडिटर ने क्या किया, चुपके से सारे के सारे ओनर के जो शेयर थे वो अपने नाम ट्रांसफ़र कर लिए, और ट्रांसफ़र करके वो ऑडिटर फाइल कर दिए ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे। तो वो हो गया पक्का लीगल अच्छा। डॉक्यूमेंट। ठीक है, और भाई साहब उसकी तो होगी कंपनी। अब जब मालिक को पता चला, तो पिछले जो 15 साल के जो कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था वो सारे के सारे बनने शुरू हुए, वो टाइप होने शुरू हुए। बोर्ड के मिनट्स, आपके जो है शेयर होल्डर्स मिनट्स। वहाँ मेरे को बड़ा साला एक्सपीरियंस अच्छा मिला मेरे को। मैं वहाँ पर भी ट्रेड हुआ हूँ लिटरली, क्योंकि आप जब तक गलत काम नहीं करते आपको ये नहीं पता कि आपको सेफ कैसे होना है। हाँ, हम्म, तो हम वकील के पास पहुंचे। वकील बदमाश, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। वकील कहता कहता वो जो ऑडिटर है ना, कहते उसके फर्जी सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो अब मैं तो बैठा था, मेरे साथ में बॉस बैठा था, बॉस का बॉस बैठा था, तीनों लोग बैठे थे, मैं सुन रहा था। तो हम्म, फिर, और वकील की एज ओवर 80 90 के बीच में। हम तीनों जो मतलब है खबर एक से ही दूसरे बात की, कर रहा था है। हाँ, हम तीनों एक भाई को दूसरे, फर्क नहीं पड़ता उस एज में बिल्कुल हाँ, भी, भाई सब करो। हम तीनों जो है एक दूसरे की शक्ल देख रहे। फिर वकील ने बताया भी करना कैसे है। अब हम्म, आप बताओ कैसे करोगे। आप सोच नहीं सकते जो उसने टेक्निक बताई है। उसने बोला है अच्छा। सबसे पहले लाओ एक लैंप। ठीक है, लैंप के हम्म, पास में रखना है आपने एक शीशा, शीशे के ऊपर पेपर जिसके ऊपर साइन करने हैं, और जो उस बंदे के सिग्नेचर है, ठीक है, हम्म, उसके सिग्नेचर को नीचे रख के उसके ऊपर साइन मारना है। हम्म, और वो जो ऑडिटर था, देखो ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, वो ऑडिटर भी कलाकार था। वो था पता नहीं, आई थिंक पठानकोट का। उसका नाम एम के, फादर का नाम एम के, भाई का नाम एम के, और सारे के सारे इनिशियल करते थे। हम्म, तो इंडिया में भाई साहब गलत काम बहुत होते हैं। हाँ, और हम्म, आई थिंक वो भी एक कारण था निकलने का। देखो आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, आप अगर प्रोफेशन में है, ठीक है, वो इतना गलत काम नहीं करेगा, वो सामने वाले को ही बोलेगा करने के लिए। लेकिन जो आदमी जॉब में है, हाँ, जॉब में फिर आदमी मजबूर हो जाता है।
ठीक बात है। और यहाँ जब मैंने यहाँ पर अपना करियर स्टार्ट किया, तो यार 10 साल पहले तो है ना, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें थी। लोग बहुत नाइस थे। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप किसी को जगह दे रहे हो, वो या ले रहे हो, तो वो वेव करता था अपनी गाड़ी में से। हाँ हाँ। मैं जॉब करने के लिए जाता था, रिटेल में जॉब करता था इनिशियली, तो थोड़ा सा सिटी से 5-6 किलोमीटर बाहर था। एम्प्लॉयज़ वर सो नाइस, दे यूज टू आपको जो है राइड देते थे वो नियरेस्ट बस स्टॉप तक। कुछ लोग तो घर तक भी ड्रॉप करते थे। अब मामा तो मेरे को ये भी लगता है ना कि इमिग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को हो गया है, बस बस बहुत हो गया। ठीक है, पहले तो यही चीज है। ठीक है, टॉलरेंस ये लिमिट तो एक बंदे की कुछ ना कुछ तो टॉलरेंस लिमिट होती है। अगर आपको हम्म, कनाडा के अंदर कनेडियन से ज्यादा इंडियंस नजर आ रहे हैं तो उनकी भी तो हम्म, कोई लिमिट होगी इस हिसाब से। पहली चीज तो मेरे को ये लगती है। और दूसरी चीज जो आपने गाड़ी में वेव वगैरह करने वाली बात बताई ना, वेव हम्म, वगैरह तो मैं भी करता हूँ। मगर हम्म, मैंने ये देखा है जब मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ कैलगरी में, हम्म, वहां पर मेरे को सबसे ज्यादा नजर आता है जैसे इंडिया में गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, किसी के बीच बिल्कुल। में काट दी, और या काटने या फिर आपने किसी को जगह दी, नो थैंक यू, नो कुछ कुछ भी नहीं, अपना बस नो, बीच में बढ़ रहे हैं सारे, कोई किसी को जगह नहीं दे रहा है। नो। तो और मैंने कई सारे ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर रखे हैं ना कैलगरी के, तो वहां पर भी ये बोला होता है द वर्स्ट ड्राइवर्स इन कैलगरी आर इन नॉर्थ ईस्ट। हम्म। ठीक है, हर नहीं जगह ये ये बात चलता तो नहीं, ये बात तो सही है बिल्कुल। बल्कि एक मैं और फैक्ट आपको बता देता हूँ इंश्योरेंस का। है। ठीक है, जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच एरिया यू आर लिविंग। ठीक है, इंश्योरेंस जो है आपकी जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की इंश्योरेंस इज़ हायर एज कंपेयर टू अगर सिटी से आप 2 किलोमीटर दूर रहते हो या किसी और लोकेलिटी में रहते हो, क्योंकि वहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है एक्सीडेंट्स है दे आर हायर। अभी मैं इसी और बारे में पढ़ रहा था। जो इंश्योरेंस है ब्रैम्पटन में, वो रेस्ट ऑफ कनाडा से कंपेयर किया जाए तो 123.5% हायर है। यस, बिल्कुल ठीक बोला। 123.5। देखो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस मिल जाती है लगभग $150, $200 में। हाँ। ठीक है, और अगर आप ओंटारियो में जाओगे, टोरंटो वगैरह में जाओगे, वहाँ इंश्योरेंस मिलेगी आपको $500 में। हम्म हम्म। और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है। हम्म। न्यू ड्राइवर्स का तो हम्म। आप सोच लो कितना होगा, अरे ऑलमोस्ट मैंने देखा 1.5 ऑनलाइन, टाइम्स। हजार हजार डॉलर एक महीने की इंश्योरेंस पेमेंट्स। हम्म। हजार हजार, बारह सौ भाई ये बारह सौ कनाडा डॉलर का और मेरे वो को सिस्टम वो समझ नहीं पूरी आता चौधरी मतलब। में दिखाते हैं। नहीं नहीं, मेरे को कनाडा का सिस्टम समझ नहीं हाँ आता वो। क्योंकि हम जनरली ना जर्मनी में बात करते हैं इंश्योरेंस की साल की। और यहाँ पे मेरे को किकी बता रहा था कितनी, मेरे को हम्म। तू बता रहा 450 के करीब बता रहा था तो इंश्योरेंस एक बार, जब तू स्टार्ट हुई थी तेरी BMW की, या नहीं? नहीं नहीं नहीं, इंश्योरेंस मेरी थी $260 शुरुआत में, बीमा। 260, ठीक है। अब पता है हम जो हैं जर्मनी में ना, जो हमारी कुल जो इंश्योरेंस जाती है साल की, हम्म। वो जाती थी वही 200 यूरो चलेगी, 180 यूरो चलेगी, 250 यूरो चलेगी साल की। साल की। तो वही मेरे को सिस्टम समझ नहीं आता कि आप लोगों की जो सारी की सारी मंथली जाने लग रही है, हम्म। उसका हमारा एक्सपेंस साल का उतना है, मतलब 280 वगैरह जो सारा का सारा है। तो ये तो मतलब जो कमाल का ही डिफरेंस है कि मतलब जो है इंश्योरेंस रेट्स इतने ज़्यादा मतलब अलग अलग हैं यहाँ पे कनाडा और जर्मनी में। बिल्कुल। ये तो देखो, मतलब काफ़ी बड़ा एक्सपेंस हो जाता है इंश्योरेंस का भी, अगर आपने गाड़ी खरीद ली तो मतलब यूं ही सोचना पड़ता है कि भाई ये तो एक रेंट के बराबर हाँ, तो इंश्योरेंस ही हो गया एक तरीके से। पोर्शे में कितना जाता है इस टाइम पे इंश्योरेंस? पोर्शे तो मेरी रोमानिया की नंबर प्लेट है ना तो तो फिर भी रोमानिया की नंबर प्लेट है तो कितना जाएगा वो, तो मेरे ख्याल से 2,500 500 यूरो, 500 यूरो जाता है साल का। देख, साल का साल 500। का साल का 500 यूरो। मामा, ये तो मेरे को भाई साहब, रोना सा आ रहा है, शाम को मिलके साथ में रोते हैं। हाँ, ये तो जो है, कुछ एक समोसे वगैरह खरीद लें, क्योंकि कम से कम वो तो चीजें यहाँ पर बढ़िया मिल जाती है, और समोसे खाते मैं हुए रोएंगे दोनों बैठ के एकदम। मैंने ये सुना है कि कनाडा में मतलब इंडियन फूड बहुत बढ़िया मिलता है, मतलब सारे के सारे देशों में कंपेयर करोगे तो, क्योंकि अपने देसी इतने ज़्यादा यहाँ पे कि कुछ ना कुछ हर एक देश का मिल ही जाएगा वहाँ पे। देखो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना यहाँ का, ठीक है, जो रियल इंडियन फूड है ना, वो किसी को भी बनाना नहीं हम्म। आता यहाँ पर। हम्म ना हम्म। समोसे बनाने आते। ठीक है, आलू का टेस्ट हम्म। टोटली डिफरेंट है इंडियन आलू से। हम्म। हम्म और बाकी पता क्या है, यहाँ पे जो लोग जाते हैं ना अपना
रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना वगैरह खाने के लिए। ठीक है, वो इतने भूखड़ होते हैं, उनको पता ही नहीं है क्वालिटी क्या है। दिन भर काम करना है, ठीक है, भूख लगी हुई है, चले गए, जो आ रहा है खाओ। और प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, क्वांटिटी इतनी कम होती जा रही है, हम्म। तो जो रियल टेस्ट है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मामा एक बात बताओ, अब इतने साल रहने के बाद ना इसमें कनाडा में, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती हैं कि मतलब इंडिया में ज्यादा बढ़िया थी, और मतलब कल इसमें कनाडा में रहते रहते यूँ होगा कि यार मतलब ये चीजें तो ज्यादा बढ़िया नहीं है, ये चीजें तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। मतलब पहले एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं कि क्या कुछ मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस टाइम पे, और मतलब इस टाइम पे अगर आप 10 साल हो गए तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या कुछ चीजें एक तरीके से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी, अलग थी कनाडा में देखो, कनाडा में? जो मैं बता रहा हूँ, मेरे फर्स्ट 8 ईयर्स जो थे, 7 8 ईयर्स जो कनाडा के थे, ठीक है, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं हम्म। था यहाँ आने का, मेरे हम्म। डिसीजन का। ठीक है, स्ट्रगल होती है, यू मूव टू अ न्यू कंट्री, आपको जॉब के लिए फ़ाइट करना पड़ता है आपको। और जॉब के लिए फ़ाइट पता क्यों करना पड़ता है, यहाँ पर एक इशू और भी है, इशू जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो कैनेडियन सिस्टम है, ठीक है, ये प्रीवियस एजुकेशन को कोई वैल्यू नहीं देती है अनलेस यू अपग्रेड योर सेल्फ इन दिस कंट्री। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। अब देसी ने जिसने आना है वो एयरपोर्ट से उतरते के साथ ही उसको जॉब चाहिए, ठीक है, चाहे वो गैस स्टेशन पे लगे, रिटेल में लगे, कहीं भी। यहाँ पर आके वो अपग्रेड नहीं चल करना चाहता, अपनी स्किल्स को हम्म। ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता जो अवेलेबल जॉब्स हैं हम्म। उसमें। हम्म। और उसको गोल्डन प्लेट में जो है आते के साथ डॉलर चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हम्म। मैं जब यहाँ पर आया था हम्म। तो मैंने बहुत कोर्सेज किए हैं। मैंने सैप का सर्टिफिकेशन का हम्म। कोर्स किया, मैंने जो HR ब्लॉक के टैक्सेस के कोर्स होते हैं, मैंने वो किए हम्म। हैं। तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आपको करना पड़ता है अपग्रेड। मैंने हम्म। अकाउंटिंग के कोर्सेज किए। और बाकी जो मेरा प्रोफाइल है आज की डेट में, जस्ट फ्रॉम बीइंग अ बुक कीपर, ठीक है, वो आज की डेट में मेरा जो है रिपोर्टिंग एनालिस्ट का आ गया। एंड आई एम लर्निंग कोडिंग। तो हम्म। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, एंड यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। अब आप ये पूछ रहे थे कि मेरा यहाँ आने का जो डिसीजन है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस जो हैं, ठीक है, हम्म। पिछले 2 सालों में जो चीज़ें हो रही हैं दैट वाज टोटली नॉट एक्सपेक्टेड। जिस तरह से लोग मूव हो रहे हैं, देखो, आपको एक बात और ही बताता हूँ। वर्क परमिट जो है ना, ठीक है, इन्होंने डोनेशन के तौर पे बांटे हैं लास्ट ईयर, हम्म। 100,000। आप वर्क परमिट ऐसे ही बांट रहे हो बिना किसी की स्किल देखे, रिक्वायर्ड है कि नहीं, जॉब्स यहाँ पर तो है नहीं, आप वर्क परमिट बांट रहे हो। हम्म। दिस इज़ इम्पॉसिबल। एक जॉब निकलती है, 5,000 आदमी अप्लाई करता है, और आप बोल रहे हो जी यहाँ पर हम्म। अवेलेबल नहीं है स्किल्स। हम्म। लेकिन अब जो है फ्रैंकली, जितना यहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब का क्राइसिस है, ठीक है, इट रियली, मतलब रिग्रेट होता है कि यार, अब लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं था, और मे बी आई शुड हम्म। मूव टू सम अदर कंट्री। हम्म। आने वाले जो जनरेशन है कनाडा में, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय हाउस। हम्म। देसी जो आ रहे हैं इंडिया से, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ज़मीन बेच कर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर डाउन पेमेंट हम्म। में डालते हैं, और उन लोगों ने ही रेट सारे ख़राब किए हुए हम्म। हैं। जो आदमी यहाँ पर ग्राउंड लेवल से स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए इजी नहीं है। जैसे मतलब मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था, उसमें इन्होंने बोला, मतलब रीमाइग्रेशन की कुछ वीडियोस थी, ठीक है, एक हम्म। आदमी कह रहा था कि मतलब ठीक है यहाँ पे जो है लोग खुश नहीं है, ये सब कुछ है। और मतलब जितना मेरे को उसके कपड़े वगैरह देख के लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि ठीक है, ये इंडिया से भी किसी बढ़िया मतलब जो है घर वगैरह से आ रखा है, पैसे वगैरह पे इसकी कोई कमी नहीं होगी, इसीलिए मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, कनाडा में आके कोई खुशी नहीं है, और जो है इंडिया में सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़िया थी। आपको मतलब ऐसा कुछ लगता है कि ठीक है, मतलब किसी एक कैटेगरी के लोगों के लिए कनाडा में आने का सेंस नहीं बनता, और या फिर कि जब तक वो आएंगे नहीं तो पता तो चलेगा नहीं कि मतलब जो है ठीक है, इतनी चीज़ें बढ़िया नहीं है जितनी मतलब लगती है इंडिया से बैठ के, है ना? तो कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के लोग ज़्यादा रीमाइग्रेट कर रहे हैं, मतलब जिनके
यस। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसा है जिनके पास इंडिया में, और मतलब लाइफ वो काफ़ी बढ़िया जी सकते हैं। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे के हिसाब से सोचो ना, कि मतलब जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे आपकी, इंडिया में मतलब ज़्यादा मज़ा या फिर मतलब कनाडा में ज़्यादा मज़ा? इंडिया में। देखो यार, जिसके पास में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और वो अगर इंडिया से मूव होना चाहता है, ठीक है, हम्म तो उसको सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशन देखनी है। उसकी हम्म एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर वो यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है इस माहौल में, ठीक है, देन इट्स फाइन। लेकिन उसको स्ट्रगल हम्म करना पड़ेगा डॉलर कमाने के लिए। हम्म ऐसा नहीं है। देखो, मेरे हिसाब से आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ज़्यादा है, बट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था एक, जो आई थिंक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, ठीक है, आई हम्म थिंक 9,000 के करीब हुई हैं पिछले हम्म 4 या 5 सालों में। और उसमें हम्म से जो 100 स्टार्टअप्स हैं, हम्म वो उनका जो टर्नओवर है ओवर 1 बिलियन के करीब है। लेकिन अगर आपके पास और में पैसा अच्छा खासा है इंडिया में, तो यहाँ आने का तो कोई वो बनता नहीं है, कोई लॉजिक, अनलेस कि आपको जो है हाँ पता है पीसफुल लाइफ देखो, चाहिए, यू आर सेटिस्फाइड विद वॉट एवर मेरे यू को, हैव। मैं जैसे अब मैंने आपकी बात सुनी तो मेरे को ये समझ आया कि मतलब ठीक है, जो आपका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस रहा स्टार्टिंग में भी इंडियंस के साथ ही, देसी लोगों के साथ ही, उसका एक्सपीरियंस ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा बेईमानी का था, और एक तरीके से सिविलिटी नहीं थी इतनी ज़्यादा, मतलब बीच में, ठीक है। और मतलब अगर अब मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे को ये कॉल काफ़ी बढ़िया लगती है, क्योंकि आप लोग अभी भी वहाँ पे, और तो आपका एक्सपीरियंस मतलब एक तरीके से बिल्कुल फ्रेश, कि भाई आप उसी देश में हो, वहीं की जो है सराउंडिंग्स वगैरह है, वहीं से जो है लोगों की बात चल रही है। मैं अभी इंडिया में इस टाइम पे, ठीक है। मेरे को पता है इंडिया में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है। मेरे को इंडिया में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर लगता है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हो ना, यू हैव एब्सोल्युटली ज़ीरो श्योरिटी कि आपको रोड पे कोई ऐसा पागल आदमी ना मिल जाए जो आप वहीं पे जो है उसने एक बंदूक ले रखी हो, बंदूक भी ना ले रखी हो, वो गाड़ी आपके सामने रोके, गाड़ी से उतरे 6-7 बंदे, आपको पीटे छेते जो कुछ भी करें, पुलिस को तो घंटा फर्क पड़ता नहीं। मेरे को इस टाइप का जो एक तरीके से बारबेरिक टाइप का जो वो लगता है ना, कि भाई सारे के सारे तुम सारे राम भरोसे हो, तुम्हें नहीं पता अगर तुम यहाँ से घर से निकल रहे हो तो तुम काम पे ढंग से पहुंचोगे, या फिर काम से जो है घर पे वापस ढंग से पहुंचोगे। और मैंने इस टाइप के बहुत सारे लोग देख लिए। अब मैं एलिना के साथ निकलता हूँ, अब कुरुक्षेत्र तो छोटा शहर है, अब ठीक है, कुछ कुछ जो मलंग होते हैं ना, 10-15 जो साथ में खड़े होते हैं, अब मेरे को दिख रही होती है इनकी आंखें, ये चूतियों की तरह देख रहे तो होते हैं पूरे टाइम, पर मेरे को यूं होता है इनकी कभी कुछ बनता नहीं कि कुछ बोल दें या कुछ कर दें, है ना। पर ऐसी भी सिनेरियो हो सकती है भाई जहाँ पे कुछ कर दे, ऐसी कहानियां कम थोड़ी ना इंडिया में, ऐसी बहुत कहानी तो बहुत बहुत ज़्यादा। ज्यादा है। तो मेरे को जो गुंडागर्दी वाला जो सारा का सारा एटमॉस्फेयर है, ये जो मतलब सिविलिटी नहीं है, इस चीज का मतलब बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि यार अगर तुम्हारा किसी गलत आदमी से पाला पड़ जाए तो जो है सारी की सारी जिंदगी खराब हो जाएगी इंडिया में। मेरे को वो चीजें देख देख के ना, मेरे को अभी भी कोई मेरे को मना ही नहीं सकता कि मतलब तू जो है वापस इंडिया में मूव हो जा। मैं बिल्कुल। दुनिया के किसी भी और देश में जाके मैं रह लूंगा, कोई ना कोई बढ़िया देश ढूंढ लूंगा, पर मेरा अभी भी यूं नहीं है कि यार मैं इंडिया में आके जो है रह लूं। अब मेरी जो मैं किकी को बता रहा था, मैं अपने सारे के सारे ऑपरेशंस वगैरह की बात बता रहा था। अब देखो मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, आंख के ऑपरेशन में कहानी सुना दी मैं, कहा भाई ये जो इतना अनप्रोफेशनल काम जो है मैंने किसी और देश में मतलब देखा, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मतलब जो ऑपरेशन थिएटर है वो आपका स्टेराइल नहीं है, आप अकेले नहीं हो वहां पे ऑपरेट होते, वहां पे जो है लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है, ये आ रहा है, मैं बैठा हुआ वहां पे, फिर ऑलरेडी किसी और को बुला दिया इस करके, तो मतलब कंटेमिनेशन वगैरह की बात करते हैं, बोल रहे थे कि भाई जर्मनी से बढ़िया सर्विसेज हैं, ये सब कुछ है, नहीं है, ठीक है। अब मेरी ये सिस्ट रिमूवल थी, भाई इन्होंने लगाया इंजेक्शन। अब मेरा जो पिछला ऑपरेशन हुआ था ना, इंजेक्शन लगाने के बाद इन्होंने 5 मिनट, मेरा यहाँ पे आर्म पिट में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद इसके एनेस्थीसिया के बाद इन्होंने 5 मिनट वेट किया कि भाई एनेस्थीसिया काम करे और तब जाके जो है हम ऑपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पे क्या कि इन्होंने जैसे ही इन्होंने सुआ लगाया ना, उसके बाद ही बिल्कुल जो है काट पीट स्टार्ट कर दी, पूरा चीरा लगने का जो है पूरा पता चला, फिर फोर्सेप्स से निकाल के जो इन्होंने सिस्ट बाहर खींची ना, उसका पता चला यहाँ तक कि मतलब बिल्कुल घेंट से जो है कुछ मांस बाहर को आ रहा है, इस हिसाब से। अच्छा। तो मेरे को इंडिया में इन सारी चीज़ों की ना बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि
आप एक्सपेक्ट करते हो, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि यार सिस्ट रिमूवल कैसे होती है, एक्सीजन वगैरह कैसा होता है, सब कुछ ठीक है, क्या मतलब बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल वीडियो बना रखी थी किसी ने, मतलब लाइव करते हुए। और वही सारी चीज़ें मैं इंडिया में देखता हूँ ना, तो मेरे को हमेशा ही लगता है कि यार बहुत ज़्यादा लक पे डिपेंडेंट है कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले या बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिले। पर बाहर के देशों में ना, जैसे जर्मनी में, डेनमार्क में, मेरे को लक वाला तो सिस्टम है ही नहीं। लोग कम हैं, लोग बढ़िया हैं। जर्मनी में भी चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं अभी, सारे के सारे जो रेफ्यूजी क्राइसिस वगैरह हो रखे हैं उसके बाद। पर डेनमार्क वगैरह देशों में अभी मेरे को नहीं लगता है इससे ज़्यादा, तो मतलब मैंने सेफ कहीं कंट्री देखी नहीं। मतलब अगर अपना कोई घर छोड़ के हम बैठे रहते हैं, हमें ये नहीं सोचना होता कि यार घर में कुंडा लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कोई जो है साइकिल चुरा के ले जाएगा, कोई बढ़ जाएगा घर में, वो सारी की सारी चीज़ें। और इंडिया में तो इस चीज़ का मतलब कितनी टेंशन रहती है। बिल्कुल। तो मेरे को इसका थोड़ा लगता है कि आपको इस टाइम पे थोड़ा लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होंगे जो आपको लगता होगा कि ठीक है, मतलब वहां पे इंडिया में ज़्यादा बढ़िया होंगे। वो फैक्टर्स क्या हैं, और उसको एक बार मतलब बैठ के एनालाइज करते हैं कि वो सही फैक्टर्स हैं, या फिर ये मतलब जो है आप सिर्फ उन चीज़ों को मिस कर रहे हो, पर आप यहाँ पे आओगे तो वो चीज़ें मतलब वैसी नहीं लगेंगी। तो सो बेसिकली आपके दो तीन पॉइंट्स हैं। एक तो सेफ्टी से लेके, ठीक है, हम्म। सेफ्टी इंडिया की और यहाँ की कंपेयर करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और दूसरा है हेल्थ का। हेल्थ हम्म। हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस देता हूँ इंडिया का। तो आई थिंक मैं स्कूल टाइम की बात है ये, मे बी ग्रेड 8 9 समथिंग लाइक दैट। मैं हॉस्पिटल गया, तो डेंटिस्ट के पास में, तो वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो उसके बाद में जो भी प्रोसीजर वगैरह होता है वो कर करा के, उसने क्या किया, इंजेक्शन लगाया, ठीक है, और आगे की जो सिरिंज थी वो तो छोड़ दी मुंह में, हम्म। ठीक है। और बोलता, कहता बाकी परसों मिलेंगे। अब मैं जो है उठ के सिरिंज मुंह चला। में लगा दी? सिरिंज मतलब लगी छोड़ दी उसने दांत के पास में, ठीक है। आह। और भाई साहब जब मैं उठ के चला, मैंने कहा यार ये मुंह में क्या चीज़ है। मैंने कहा लगता है दांत का जो है शेप कुछ चेंज हो गई है, ऊपर नीचे हो गया, क्या है क्या नहीं है। और भाई साहब जब मैंने मुंह में डाला हाथ, मैंने कहा ये क्या है इतना लंबा। और जब मैंने खींच के देखा, तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकला था उस वक्त तक। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपने ही है। आप कुछ भूल गए। सुनो, और भाई साहब बाद में ये पता चला कि वो जो डॉक्टर था ना, डेंटिस्ट, वो पैग लगा के काम करता था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जस्ट इमेजिन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक बोली आपने कि इंडिया में पता नहीं चलता कौन आपको कब पीट दे, कब रोड रेज इंसिडेंट में ही कांड हो जाए। देखो यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ जब एक्सीडेंट होता है तो क्या, इंडिया में एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, पहले ये डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो माँ पिटाई बहन की होती है गालियाँ, पहले। बहन जो तेरी वजह से हाँ। ये हो गया, लेना देना, और जो है मारपीट शुरू। बिल्कुल। यही होता है भाई। जिस गाड़ी में जंप चार बंदे हैं, वो दूसरे वाले को घेर के जो है जमीन पे गिर लेते हैं, हाँ। और कुटम कुटाई शुरू। ये चल, बारबेरिज्म है पूरा। है ना, ये चलता है। यहाँ पे क्या होता है, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो भाई साहब ये स्नो का टाइम था, क्रिसमस का दिन था, और जो है मेरे पास में गाड़ी थी, निसान अल्टीमा, ठीक है। वो तेल इतना पीती थी कि वो रुकता ही नहीं था उसका तेल दबा के। पर गाड़ी सॉलिड थी। तो मैं जैसे ही अपना मेन बैक एली से मेन स्ट्रीट पे आया, मैंने जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया, भाई साहब सामने से आ रही थी एसयूवी, और उसने जो मेरे को ठोका ना, मेरी गाड़ी ना फिरकी की तरह घूम गई। अब फिरकी की तरह घूमते के साथ ही, और मैंने देख लिया था, मैंने कहा भाई ये तो मेरे मुंह पे बजेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट टर्न ना लेने के बजाय जो सामने वाला घर था उस पर चढ़ा दी। पर वो फिर भी जो पिछला टायर था उसने वो ठोक दिया, ठीक है। और भाई साहब एक बात और बता देता हूँ, ये जो कहावत सुनी है ना कि दिन में तारे कैसे दिखते हैं, उस दिन दिख गए थे तारे। फ्लैश लाइट चमकती है। लिटरली जिसने भी बनाई है ना, अपने एक्सपीरियंस से ये कहावत बनाई है। तो एक्सीडेंट हो गया,
उसके बाद में जो है वो दूसरी गाड़ी भी रुक गई, पुलिस आ गई, पुलिस ने दोनों की जो है ना रिटर्न स्टेटमेंट ले लेती है। और प्रोसीजर ये स्टार्ट कैसे होता है, किसी ने कोई ये नहीं बोला कि भी तेरी गलती थी, मेरी गलती थी, तू 80 की स्पीड पे जा रहा था, या मेरी गलती थी, अब स्नो में गाड़ी नहीं उठी, जो भी रीज़न था, एक्सीडेंट हो गया, एनीवेज। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यू शेयर ईच अदर्स ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आप ड्राइविंग लाइसेंस शेयर करते हो और एक दूसरे की इंश्योरेंस कंपनी का नाम शेयर करते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको पुलिस भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो और उनको आप जो है पूरा इंसिडेंट समझा दो, और फिर जिसकी गलती होती है उसको जो है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है जो भी करना होता है। तो और आज की डेट में देखो, ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल पहले की। आज की डेट में सिचुएशन चेंज हो गई है। आज की डेट में अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको कोई पास भी ना देना, या अगर गलती से आपने किसी को हॉर्न भी मार दिया, तो माँ बहन की गालियाँ चल जाती है यहाँ पे। पार्किंग लॉट में लड़ाइयाँ हो जाती हैं देसियों के बीच में। हम्म, गोरे बुरा मानते हैं हॉर्न बजाना यहाँ पर। हेल्थ का यार यहाँ पे ना, बस जब तक आप हॉस्पिटल में नहीं पहुँचे ना, तब तक तो सारी चीज़ें ठीक है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड, अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट के पास में जाना है, तो वेटिंग पीरियड जो है आपका 1 साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, 8 महीने हो सकते हैं। बट एक चीज़ फॉर श्योर है, अगर आपको इमरजेंसी आ गई, हार्ट अटैक आ गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, पुलिस और फायर ब्रिगेड, ठीक है, ये जो है विद इन 5 मिनट्स में पहुंच जाती है यहाँ हाँ। हम्म। पर। इन और तीनों यहाँ पर ये इमरजेंसी नहीं है। गाड़ी, हाँ। इन तीनों नहीं, तीनों जैसे आप बता इमरजेंसी रहे हो गाड़ियों के ना, हाँ, लिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप बता रहे हो अभी, यहाँ पर ये हम्म। नहीं है आपने 911 को कॉल किया तो सिर्फ 911 आएगी, नहीं सिर्फ पुलिस आएगी। यहाँ पर आपकी पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड, सारे के सारे एक टाइम पे पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे। पुलिस आएगी, और वो आएगी आपकी, क्या कहते हैं, ईएमएस आएगी। एम्बुलेंस। ये बस। तीनों चीज़ें साथ चलती हैं। फायर ब्रिगेड क्यों आती है? फायर ब्रिगेड आती है कि अगर कोई घर में कोई इंसिडेंट हो गया, आग वगैरह लग गई, आपको ब्रेक इन करना है, ठीक है, या सड़क पर अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया और गाड़ी से ऑयल वगैरह निकल गया, तो वो उस ऑयल को सारा क्लीन करेंगे वहाँ से। और ये चीज़ डेफिनेटली अच्छी है। मतलब कनाडा जो है ना, आपको मरने भी नहीं देती ना जीने देती, वो वेंटिलेटर पे रखती है, ड्रॉप ड्रॉप डालती रहती है। बट दैट्स गुड, हाँ, एटलीस्ट ये चीज एटलीस्ट यू आर अलाइव, राइट? ठीक बात है। मुझे कोविड। ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। तो हाँ। मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले ही नहीं सकते। जैसे मैं इंडिया में आके ना, जैसे एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म तो चल रहा है कि भाई ठीक है, आंखों का करा लिया, इसका करा लिया, या। किडनी स्टोन की अल्ट्रासाउंड वगैरह थी, पता चला भाई 2 किडनी स्टोन हो रखे हैं, ठीक है, अब उसका कुछ करना पड़ेगा। पर जैसे कि जब यूँ होता है ना कि यूरोप वगैरह में और कनाडा में, यूके में मेरी आज एक उससे दोस्त के पेरेंट्स से बात हुई थी। वो यूके में रह रहा है। एनएचएस वाला जो सिस्टम है सारा, वेटिंग पीरियड इतने लंबे हैं कि अगर आपको एक अपॉइंटमेंट 3 महीने में मिल रही है, 3 हफ्ते में मिल रही है, 1 महीने में मिल रही है, तो यूँ होता है कि यार तब तक तो या तो इच्छा निकल लेती है, या फिर मतलब एक तरीके से टाइम सूट ना करे, कुछ भी हो, उसके बाद फिर से जो है 3 हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल जाए आगे। तो आप ये जो प्रिवेंटिव केयर वाले जो सारे के सारे काम है ना, वो इतने आसानी से कर ही नहीं पाते जितने आसानी से आप इंडिया में कर पाते हो। मेरे को इंडिया में मेडिकल केयर की एक्सेस बहुत बढ़िया लगती है, पर मेरे को मेडिकल का प्रोफेशनलिज्म बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि डॉक्टर्स तेरे को सीरियसली लेते ही नहीं है नो, बिल्कुल भी। बिल्कुल। डॉक्टर्स को यूँ होता है, अरे यार ठीक है ना, मतलब कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब दे डोंट टेक यू सीरियसली। और मेरा जब भी जर्मनी में मतलब किसी डॉक्टर से बातचीत होती है, तो मेरे को ये लगता है यार ठीक है, मतलब कि भाई दे टेकिंग यू सीरियसली, दे एक्सप्लेनिंग यू थिंग्स, और मतलब कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। ये है कि मतलब ठीक है, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ, मैं तेरे को समझा दूंगा। और यहाँ पे तो यूँ होता है यार, डॉक्टर साहब कुछ बता दो, कुछ एक्सप्लेन कर दो, दवाइयाँ लिख देंगे, दवाइयाँ नहीं पता किस चीज़ की हैं, हो क्या रहा है मेरे, नहीं जो है इसकी ये ऑपरेशन हो जाएगा इसका, भाई ठीक है। मतलब तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अजीब लगती हैं। और मतलब जितना ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, उतना मेरे को समझ आता है कि एक तरीके से कोई परफेक्ट देश नहीं है, पर एक परफेक्ट सिस्टम एक तरीके से अपने लिए क्रिएट करना पड़ता है। कि यूँ सोच लिया कि यार साल में जो है एक बार इंडिया का चक्कर लगा लिया इस चीज़ के लिए, रहने के लिए यहाँ चले गए, अगर किसी जगह की मतलब क्लाइमेट वगैरह ज़्यादा बढ़िया लगता है तो यार वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। तो मेरे ख्याल से ना, इन द फ्यूचर मतलब लोगों को थोड़ा ये ज़्यादा देखना पड़ेगा कि ठीक है, मैं अपने लिए 3-4 चीज़ें ऐसी कौन सी ढूंढ सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे थोड़ा इससे जो है ये वाला पॉजिटिव उठा लिया, यहाँ से ये पॉजिटिव उठा लिया, और इधर का ये पॉजिटिव उठा लिया। नहीं देखो, ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। देखो, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हम यूएस को मानते हैं, यूएस का मेडिकल सिस्टम भी ऐसे ही है। जनरली आई थिंक इट्स बहुत प्राइवेट। बुरा।
ठीक है कि नहीं? बहुत बुरा। कनाडा में कम से कम ये तो है कि जो क्लिनिक्स वगैरह बनाए हुए हैं डॉक्टर के, ठीक है, आप वहाँ पर जाके वॉक इन में अपने दिखा सकते हो उनको, ठीक है। और साल में एक बार आपका फ्री चेकअप वगैरह हो जाता है, आपके जो है जो लैब टेस्ट वगैरह होते हैं वो फ्री फ्री में हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट फ्री में हो जाता है आपका, आइज़ का हो जाता है फ्री में। एटलीस्ट वो चीज़ थोड़ी सी बेटर है। पर आज की डेट में क्या है, इमिग्रेशन इतना हो गया है, और जो अपना जो देसी क्लिनिक है, ठीक है, वो तो बेसिकली मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये डॉक्टर नहीं है, ये बेसिकली बीच में दलाल बैठा हुआ है। कोर्ट में गए हो ना, एक दलाल अच्छा। दलाल होता है कि मैं करवा दूंगा जी ये काम। तो ये बीच में एक दलाल बैठे हुए हैं, और कि भी इंस्टेड एक पेशेंट डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाए, ठीक है, उसको रोक के रखो बीच में, ठीक है, एक बफर क्रिएट करो ताकि हॉस्पिटल पे प्रेशर ना पड़े ज़्यादा। और डॉक्टर इतने अपने जो देसी डॉक्टर है इतना बदमाश हो गया, वो आपको कई बार तो लिटरली मैं बता रहा हूँ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देता है, आप पूछने लायक बचते ही नहीं हो। मैं तो कई बार लिटरली ना अपने फ़ोन में नोट्स में क्वेश्चंस लेकर जाता था, मैं कहा ये पूछना है। हम्म। क्योंकि मैं कहा यार, हम जाते हैं डॉक्टर के पास में जाते हैं, कम से कम हमें हमारी जो क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, उसमें तो सेटिस्फाई करे मेरी प्रॉब्लम से रिलेट। और जिस और तरह से आपको अपॉइंटमेंट कितने टाइम में मिलती है? अपॉइंटमेंट तो मिल जाती है, 1 या 2 दिन में मिल जाती है क्लिनिक की अपॉइंटमेंट। अगर ठीक है। वर्स्ट केस भी है, मैं तो अपॉइंटमेंट लेता ही नहीं, मैं तो वॉक इन में जाता हूँ। पर आपको टाइम ऐसा देखना हम्म। होता है जब कम भीड़ होती है। हम्म। लेकिन ये जो इमिग्रेशन हो रही है, उससे चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, हम्म। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। हम्म। फिर देखो, कनाडा की तो पॉपुलेशन ही वैसे बहुत कम है, ठीक है, ऊपर से आप फॉरेन एजुकेशन को वैल्यू नहीं देते हो। अब जो है लास्ट ईयर इन्होंने जैसे तैसे करके 10,000, आई थिंक 10,000 नर्सेज इन्होंने फिलीपींस से जो है उनको वर्क परमिट वगैरह दिया है। एंड आई थिंक मे बी इन नेक्स्ट ईयर और सो दे आर प्लानिंग टू रिकोगनाइज द फॉरेन, मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं बाहर से जो आते हैं उनको भी रिकोगनाइज कर रहे हैं उनकी सर्टिफिकेशन को। तो देखो, चीज़ें तो ऐसी हैं, कुछ अच्छी भी हैं हम्म। कुछ बुरी भी हैं। पर इंडिया में तो जो है आप भगवान भरोसे हो, ये मान के चलो। अगर आप हम्म। कहीं भी ट्रीटमेंट कराते हो, अगर आपके अच्छे इन्फ्लुएंसेस हैं, जान पहचान है, तो थोड़ी बहुत बेटर केयर हो जाएगी। अदरवाइज द डॉक्टर के लिए जो पेशेंट है वो ही इज़ जस्ट अ प्रोडक्ट। मेरा तो ये मानना है। हम्म। और देखो, कनाडा में तो ऐसा नहीं है। अभी जो है। हाँ जी। हाँ, बोलो मामा। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर जो है हम्म। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो क्लास ऑफ द क्लास है दैट इज़ इन क्यूबेक। उनकी आप एजुकेशन सिस्टम देख लो, उनका प्रोफेशनलिज्म बहुत सॉलिड है। वो तो अपने आप को मानते ही अलग मानते हैं ना, वो तो मानते ही नहीं कि हम कनाडा का पार्ट है। हम्म। तो मेरे ऑफिस में ना एक लेडी थी, तो उसकी डॉटर इन लॉ को कैंसर था ब्रेन में, कहीं ट्यूमर था, सॉरी नॉट कैंसर, ट्यूमर था ब्रेन में। और उस ब्रेन में से ट्यूमर निकालना था। तो लिटरली जैसे ड्रिल मशीन होती है ना कार्तिक, हम्म। उस ड्रिल मशीन से जो है वो उसका ट्यूमर निकाल रहे थे। एंड उसको इतना ज़्यादा एनेस्थीसिया भी नहीं दिया था। क्योंकि इसलिए नहीं दिया था, एटलीस्ट जब डॉक्टर ड्रिल कर रहा है, ही नोज हाउ फार ही इज गोइंग, या उसको हर्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम हुआ तो शी कुडंट हैंडल इट, उनको छोड़ना पड़ा बीच में। एंड सेकेंड टाइम इट वॉज अ सक्सेसफुल वन। इतना इजी नहीं है किसी की खोपड़ी खोल के और जो है आप ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर्स वर्ल्ड क्लास हैं, हम्म। अच्छे डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन अगर आपके पास में इंश्योरेंस है तब तो सब कुछ है। अगर इंश्योरेंस नहीं है, हम्म। आप नहीं अफोर्ड कर सकते मेडिकल सिस्टम। ये इन जनरल मेरे को हर जगह चीज़ लगती है। देखो हम अब कनाडा में, यूरोप में और यूके की बात हुई है, ठीक है। तो अब इन इन तीनों देशों में क्या है कि एटलीस्ट जब आप कंसल्टेशंस वगैरह के लिए जा रहे हो तो आपको अपनी जेब से पैसे नहीं पे करने पड़ रहे। यस। जर्मनी में हमारे पास एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड को मतलब देते हैं, वो कार्ड एक तरीके से वो स्वाइप कर लेते हैं, तो वो डायरेक्टली पैसा एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से इनको डायरेक्टली मिल जाता है। और हमारी जर्मनी में क्या होता है कि कुछ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होगी और कुछ होगी प्राइवेट वाली। या प्राइवेट में क्या होता है कि आपको पहले पैसे देना पड़ता है और जो है बाद में साल के एंड में जो है आप उनको एक तरीके से सारी रिसीट्स वगैरह सबमिट करके पैसे मतलब मिल जाते हैं वापस, अगर आपको लेने हो तो।
पर पहले पैसे खुद से देने पड़ते हैं। तो मैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम में था, तो मतलब वहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़िया थी कि ठीक है, मतलब कंसल्टेशंस वगैरह के लिए जाना है तो इतना कुछ ड्रामा नहीं है। मेरा किडनी स्टोन का जो सिस्टम हुआ था, तो हमने जो है सुबह सुबह 5:30 के करीब मतलब मेरे को पेन स्टार्ट हुआ। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा मतलब दर्द हो किस चीज़ का रहा है। तो मतलब वो कुछ ज़्यादा हो गया, यूँ हो गया मतलब हर 20 मिनट में उल्टी हो रही है और मतलब जो है दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने एम्बुलेंस बुला ली। तो एम्बुलेंस वगैरह बुलाने के इमरजेंसी रूम में वहाँ पे मतलब सारे के सारे ट्रीटमेंट के जो कुछ भी हुआ था, सीटी स्कैन हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, सब हुआ था उस दिन। और सारा का सारा एक दिन में, मतलब मैं लगा लो सुबह 5:30 बजे गया, 10 बजे एक बार वापस आ गया, ये सोच के कि ठीक है मतलब तो सारा निकल गया, क्योंकि दर्द वगैरह मेरा हो गया था ख़त्म उस टाइम पे। हम आए और जो है बढ़िया तरीके से बेकरी में बैठ के मैंने अपना सैंडविच वगैरह पाड़े और जो है फिर टैक्सी से बैठ के वापस गए। उतने में फिर से दर्द स्टार्ट हो गया। तब जो है यूं होता है कि आप एम्बुलेंस को सिर्फ एक बार बुला सकते हो अच्छा। नोन डिजीज के लिए। अगर आपको पता है ना कि ये आपको प्रॉब्लम है और वो डायग्नोज हो चुकी है, और वो मतलब फिर से आप उसी चीज़ के लिए मतलब एम्बुलेंस फिर से बुला रहे हो, तो आपको पेमेंट वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हमारा यूँ था ठीक है मतलब जो है पता चल गया क्या है, तो अब हम चले आते हैं। तो हम चले गए वहाँ पे, और जाने के बाद ये सारे के सारे स्कैन हुए। हम 10 बजे रात को वापस आए। पर यूँ था, इस सारे के सारे एक्सपीरियंस के ना मुझे 10 यूरो पे करने पड़े, वो भी सिर्फ मतलब इसके एम्बुलेंस की एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट थी बस। और वो कितने, सारा 10 का यूरो? सारा एक तरीके से आपका 10 यूरो अच्छा। सारी की सारी चीज़ों के। और वो सारा का सारा जो है पैसा इनको डायरेक्टली जो है पब्लिक हेल्थ इससे कंपनी से मिल गया। तो मेरे को ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव लगती हैं, क्योंकि मेरे को यूँ है कि यार अगर आप बिल्कुल मिडिल क्लास को देखोगे ना, एक्चुअल मिडिल क्लास को देखोगे, और आप एक्चुअल मिडिल क्लास को इंडिया और मतलब कनाडा, यूरोप, जर्मनी वगैरह कहीं कंपेयर करोगे, तो जिन लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है ना, उनके लिए ये देश बहुत बढ़िया है। क्योंकि आपको या। इन सारी चीज़ों में इंडिया में भी मतलब खाल उतर जाती है बहुत जल्दी तरीके से। बिल्कुल। पर यूँ होता है जर्मनी वगैरह में, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों के लिए प्राइवेटली पे कर पाओ, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया है। पर इंडिया में मतलब मेरे को उस चीज़ का ज़्यादा बढ़िया लगता कि जो लोग बोलते हैं ना कि ठीक है यार इंडिया में हेल्थ केयर वगैरह की इजी एक्सेस है, पर हम लोगों के लिए इजी एक्सेस है जो यूरोज या डॉलर्स में कमा रहे हैं। जो लोग नॉर्मल मतलब पैसे कमा रहे हैं, जिन लोगों की नॉर्मल सैलरीज हैं इंडिया में, उनको मतलब इतने बढ़िया डॉक्टर्स वगैरह से मतलब मिलना नहीं होता। उनको भी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर चले जाए, तो आपके वाला काम है मामा जो ये सुआ छोड़ दिया था मुंह के अंदर, या। है कि नहीं? मतलब मेरे को वो चीज़ समझ आती है मेरे को। अब ऋषि, जो तू एम्बुलेंस की बात कर रहा था ना, मैंने अभी एक हम्म। सीटीआर का क्लास लिया था अपने ऑफिस की तरफ से, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक डेजिग्नेटेड लोग होते हैं जो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है। तो वहां पर मुझे पता चला कि यहाँ पर अगर आपने एम्बुलेंस बुलाई है अल्बर्टा में, तो आपको $250 पे करने पड़ेंगे आउट ऑफ पॉकेट, अगर वो आपको ट्रांसपोर्ट नहीं करते हॉस्पिटल। अगर वो आपको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको $385 पे करने हैं, और इंश्योरेंस वगैरह यस। कुछ कवर नहीं करता है इसको। यस। यस। अगर आपका कोई पर्सनल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जो आपको कंपनी के थ्रू है, वो कुछ एक पोर्शन कवर करता हो तो करता हो, नहीं तो आपको जेब से पे करने पड़ते हैं। और अगर आप किसी आ, आप जैसे फेंट हो गए, ठीक है, सीजर आ गया, फेंट हो गया, और किसी किसी ने आपके लिए एम्बुलेंस को फोन करके बुलाई। बुलाया, या। तो भी आपको पे करने पड़ेंगे, इवन दो आप या। मतलब मतलब पेशेंट को ही पे करना सीजर है। वगैरह में, हाँ। उठा ले। ठीक है भाई, तू मत कर तो एम्बुलेंस को फोन, मैं मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो ये हुआ, ये अरे हुआ तो था एक बार इंसिडेंट ऐसे ही ना। किसके हाथ हुआ था? अरे यहाँ पे रिटेल में ना, वॉलमार्ट में एक बंदा काम करता था। अब उसको पता नहीं हार्ट अटैक हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो साथ वाला कलीग था, उसने जो है फ़ोन मिला लिया। फ़ोन मिला लिया, एम्बुलेंस आ गई, ले गई। अगले दिन वो आया वापस, कहता यार तूने एम्बुलेंस बुला ली, मेरे $400 डूब गए। तो अगली ये बार बात मंडे तो दियो मुझे। हाँ। मेरे को इन सारी कन्वर्सेशंस में ना एक तरीके से पॉजिटिविटी ढूंढना बहुत मुश्किल लगता है। मेरे को ये लगता है कि जिस हिसाब से मतलब दुनिया डेवलप हो रही है, जिस हिसाब से मतलब चीज़ें प्रोग्रेस कर रही है, उसमें यह है कि मतलब जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अमंग्स द बॉटम स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि अगर मतलब इतने मतलब कोशिश नहीं करी कि भाई और पैसे कमाने की, और पैसे और पैसे और पैसे पैसे नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं। मतलब इतनी ज़्यादा एडिशनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जब आपके पास मतलब सफिशिएंट फंड्स ना हो, या फिर पैसे ज़्यादा ना हो। उस चीज़ का मेरे को काफ़ी अजीब लगता है कि मतलब अब बच्चों के साथ भी क्या ही होगा, और मतलब और लोगों के साथ क्या ही होगा कि मतलब अगर आप लोग बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओ कि आपकी नॉर्मल सैलरी है, हम समझ लो कि अगर आप मैकडोनल्ड्स में काम करो, कि ऐसी सिचुएशन कैसे आ रही है कि
आप नॉर्मल हैंडीमैन का काम नहीं कर सकते, या फिर मतलब सोच भी नहीं सकते, आप डिलीवरी वगैरह का काम यूँ सोच के नहीं कर सकते कि ठीक है मैं काम कर लूँगा, पर अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मतलब जो है एक तरीके से मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन एक एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस चीज़ की पूरे टाइम टेंशन कि आपको इस चीज़ से डर लगता है कि यार आप मतलब जो है हॉस्पिटल में कोई जो है एम्बुलेंस वगैरह ना बुला दें, हम्म, क्योंकि उससे जो है मतलब नुकसान हो जाएँगे ये सब। नहीं देखो, देखो मेरे हिसाब से देखो, ऑब्वियसली मनी तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है, और हुँ, मनी के साथ साथ आज की डेट में यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। मतलब आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। यू हुँ, कैनॉट बी हुँ, डिपेंडेंट ऑन अ डॉक्टर कि भाई डॉक्टर जब बोलेगा कभी, ठीक है, कि भाई ये तो तेरे को जो है ऐसा करना चाहिए, अपना जो है अपना हेल्थ स्टाइल चेंज करना चाहिए, नहीं। बात वहीं पर ही आ जाती है ऋषु। देखो आपको एक अपना सेटिस्फेक्शन लेवल चूज करना पड़ेगा, वेयर आर यू सेटिस्फाइड। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कहते, तीन तीन जॉब्स कर लो, ठीक है, आप कितना ही हुँ, पैसा कमा लो, आप किस तरह की जॉब कर रहे हो, आपके हेल्थ पर तो फ़र्क पड़ता ही है यार। अगर आप दो दो तीन तीन जॉब्स कर रहे हो, और यहाँ पर जो आधे देसी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो हैं सुबह 4 बजे निकल रहे हैं, पहले मैकडोनल्ड की शिफ्ट करेंगे, फिर वो उबर चलाएंगे, ठीक है, फिर वो शाम को कुछ और करेंगे, फिर वीकेंड में भी हुँ, करेंगे, तब मॉर्गेज उतर रही है। हुँ, और पता नहीं पिछले कुछ महीने से मतलब आई एम माई सेल्फ सर्चिंग यार, कोई बेटर कंट्री है क्या? बहुत गोरे क्या कर रहे हैं, हुँ, इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, गोरे कनाडा छोड़ छोड़ हुँ, के बाकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, चीज़ें सस्ती हैं, हुँ, अपना रिटायरमेंट वहाँ कर रहे हो। हुँ। अगर अगर मैं ओवरऑल सही में सोचूँ ना, देखो जर्मनी मेरे को इस हिसाब से बढ़िया लगता है कि अगर किसी को पढ़ने वगैरह आना है, क्योंकि वहाँ पे ट्यूशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई मतलब सब ज़ीरो, उस चीज़ की टेंशन नहीं है। और जैसे मैंने आपको हेल्थ केयर वाला खुद का बताया एक्सपीरियंस, कि अगर इमरजेंसी वगैरह में भी मतलब जाना हो गया, तो ऐसा नहीं था कि मतलब मेरी जेब टूट गई, ठीक है 10 यूरो लगे, वो भी जो है एडिशनल पेमेंट होती है इसके एम्बुलेंस की बुलाने की, ठीक है। अम, तो और ये जो है मैंने सुनी है बात कि मतलब जो है फिर से बुला नहीं सकते एम्बुलेंस, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कई लोगों के देखा है कि उनको मतलब फेंट वगैरह होने की दिक्कत है या अल्कोहलिज्म वगैरह की दिक्कत है, तो उसमें मतलब कई कई बार जो है एम्बुलेंस जाती है वहाँ पे। तो मेरे को तो नहीं लगता कि उनके पास इतना अनगिनत पैसा है कि भाई वो हर बार मतलब जो है एम्बुलेंस को बुलाने के पैसे पे कर रहे हैं। तो मेरे को इतना है कि हेल्थ केयर वगैरह का जो सिस्टम है, एटलीस्ट इमरजेंसी वाला सिस्टम, मेरे को जर्मनी का काफ़ी बढ़िया लगता है। और पर वही है, फिर दूसरी हिसाब से देखोगे तो टैक्सेस ज़्यादा है, ठीक है, टैक्सेस ज़्यादा है, फिर और देखोगे तो ठीक है मतलब इमिग्रेशन वगैरह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ देखोगे तो ये देखो कि जो जो ओलाफ शॉल्स है जर्मनी का जो चांसलर था, उसने ये बोला कि जितने भी हमारे ये इलीगल वगैरह माइग्रेंट्स आ रहे हैं ना, इनको हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये कहाँ से मतलब सारी की सारी लाइन ऑफ थिंकिंग आ रही है, ये आ रही है कि भाई जो एएफडी, जो जर्मनी की जो राइट विंग पार्टी है, वो काफ़ी जल्दी से बढ़ रही है। तो अब सारी की सारी लेफ्ट विंग पार्टी, जो हमारा चांसलर है वो लेफ्ट विंग पार्टी से है, वो भी ये चीज़ें बोलना स्टार्ट कर रहा है कि मतलब हमें लोगों को रिपोर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, जो मैं 100% मतलब प्रो हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स आए हैं जर्मनी में, उन सबका ना तो मतलब दे हैव नथिंग टू लूज, ठीक है, वो तो अपना पासपोर्ट फेंक के आ गए, पासपोर्ट फेंक के आगे, तो अब उनको ये थोड़ा डर है कि यार मेरे को किसी का रेप नहीं करना चाहिए, मेरे को जो है किसी का जो है थीफ वगैरह मतलब ये सारे चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए। उनको तो है नहीं, क्योंकि भाई उनके पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं। मैं तो जर्मनी में जो स्किल्ड माइग्रेंट्स देखता हूँ ना, जो मतलब पढ़ लिख के आते हैं, जो काम करने आते हैं, उनका एटीट्यूड जमीन आसमान का अंतर है उनके कंपैरिजन में, जो सारे के सारे पासपोर्ट फेंक के आए हैं। बिल्कुल उनको उनके पास लूज करने का कुछ भी नहीं है, उनको बिल्कुल। अपना नहीं अगर इसमें बिठा देंगे ना प्रिजन में, तो ठीक है, उनको जो है 3 टाइम की रोटी वगैरह का सोचना नहीं पड़ेगा। तो मेरे को जो है इस चीज़ की थोड़ी दिक्कत दिक्कत लग रही है, पर यूं है मेरे को 100% श्योर है कि यूरोप ऐसी कमाल की चीज़ है कि वो एक बार बहुत लेफ्ट साइड को स्विंग करता है, और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा राइट साइड को स्विंग करता है हमेशा। अगर आप देखोगे अब यूरोप में इस टाइम पे, आप स्वीडन में राइट विंग पार्टी है, पोलैंड में राइट विंग पार्टी है, हंगरी में राइट विंग पार्टी है, इटली में राइट विंग पार्टी है, नेदरलैंड्स में राइट विंग पार्टी इलेक्ट हुई है, और जर्मनी में भी राइट विंग पार्टी आएगी ही। पर दिक्कत क्या होगी जर्मनी में, कि जर्मनी की राइट विंग पार्टी को कोई भी सपोर्ट नहीं करना आता। जितनी भी इलेक्शन जीते हैं अभी तक इन्होंने, हमेशा ही होता है जो बाकी सारा जो बचता है ना इनका, कभी भी ये 50% से ऊपर नहीं जा पाते हैं, राइट विंग वाली पार्टी जाएगी भी नहीं 50% से ऊपर। तो जो बाकी की जो 60% बची ना, अब उन्होंने जोड़ जाड़ के जो है अपनी जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, और इनकी 40% को फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी उस हिसाब से। तो जर्मनी का मेरे को मतलब बहुत वो लगता है कि
मैं मान ही नहीं सकता कि जर्मनी में जिस हिसाब से इनके वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो सारा का सारा गिल्ट है ना इनके अंदर, हाँ कि ये इतना ज़्यादा स्विंग कर जाएंगे कि मतलब ये अपने देश के बारे में सोच पाएँ, कि मतलब ये बोल पाएँ भाई ठीक है मतलब अब तो हैं बहुत ज़्यादा लोग हैं। डेनमार्क में भी ऐसा है, डेनमार्क में तो ये था सिस्टम कि मतलब इन्होंने तो रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया ही नहीं, जो बहुत सीरियस मतलब केस था ना, जो पता है कि भाई 100% ये जो है इनकी जान को खतरा है, ये यहाँ से आए हैं और ये कुछ कर सकते हैं, उनको इन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी इन्होंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए जब हम सारी की सारी चीज़ें देख रहे थे, हम सारी की सारी चीज़ों को थोड़ा इवेल्यूएट कर रहे थे, तो यूँ था ठीक है यार, मतलब जर्मनी में हमें रहने का ऑप्शन मिलता तो हम रहते किसी गांव वगैरह में, क्योंकि गांव वगैरह में जो है इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गांव वगैरह में आपको अभी भी नेटिव्स वगैरह ही मिलेंगे, तो वहाँ पे मतलब लाइफ क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और पर डेनमार्क में हमारा यूँ था यार, डेनमार्क में तो जो है घर वगैरह बहुत सस्ते हैं, हमें डेनमार्क में घर बहुत सस्ते मिले। हमारा तो एक तरीके से डेनमार्क मूव करने का रीज़न ये था कि अगर हम जर्मनी के हाउसिंग प्राइसेस कंपेयर करें और डेनमार्क के, अलीना की माँ ने अभी घर खरीदा है जर्मनी में 4.5 लाख यूरो का, ठीक है, 4.5 लाख यूरो का, एक तरीके से ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, वो होगा 400-450 स्क्वायर मीटर करीब, इतना बस। कुछ जो टोटल एरिया था उसका। हाँ मतलब जो प्रॉपर्टी का एरिया है, और मतलब जो बिल्टअप एरिया वो 3 स्टोरीज हैं बेसमेंट के मिला के, तो वो काफ़ी रहने का एरिया हो जाता है। अब पता नहीं 500 होगा या मैक्सिमम होगा 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। अब हमने जो घर खरीदा है डेनमार्क में वो है 8,000 स्क्वायर मीटर, और उसके अंदर एक खुद का प्राइवेट लेक हो गया, खुद का प्राइवेट मतलब फॉरेस्ट प्रॉपर्टी होगी साइड में हल्की सी, और वो सारा का सारा सिर्फ 2 लाख यूरो में। मतलब आप सोच के देखो कि अगर 8,000 स्क्वायर मीटर, यूं है कि अगर आप एक साइड से चलना स्टार्ट करोगे ना तो 5-10 मिनट तो यूं हो जाएंगे कि जब तक आप मतलब अपना 15 मिनट दूसरी एंड तक पहुंच रहे हो। आपको गर्मियों के अंदर थोड़ा शांति लेनी है तो अपना बोट रखी हुई है वहाँ पे, बोट उल्टी करी, बैठे बोट के अंदर और अपना जो है लेक में जो है बीच में अपना जाके किताब पढ़ी, जो कुछ भी है। उस टाइप की जो चीज़ है ना, मेरे को जर्मनी में ये बहुत बढ़िया लगते हैं कि अगर आपको यूं है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप डेनमार्क में कभी भी रिच नहीं होगे। अगर आपको जर्मनी में रिच हो सकते हो ना, आप डेनमार्क में कभी भी अमीर नहीं बनोगे, कभी भी। पर यूँ होगा आपके पास हमेशा इतने पैसे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से कि आप जी पाओगे, क्योंकि सैलरीज वगैरह ज़्यादा हैं पर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट से सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, पर लोग बहुत कम है। लोग सिर्फ 6 मिलियन के करीब लोग हैं डेनमार्क में। तो इससे होता क्या कि जो एक तरीके से जो एक्चुअल प्रेशर है ना सारा का सारा हेल्थ केयर वगैरह पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, वो बहुत कम है कंपेयर टू जर्मनी। और जो इनकी एक्सेप्टेंस जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो हर कोई नहीं आ सकता, स्पेशली अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है ना ईयू कंट्री का, तो आना मतलब बहुत मुश्किल है डेनमार्क। तो वो सारी की सारी चीज़ें मतलब देखने के बाद मेरे को यूँ था कि ठीक है, मतलब अगर घर सस्ते, इतने बड़े बड़े घर सस्ते मिलते हैं और हमें जो है ऑनलाइन काम करना है, तो हमें मतलब एक तरीके से बड़े शहरों में रहने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ देखेंगे जहाँ पे हम बड़ी प्रॉपर्टी खरीद पाएँ, क्योंकि घर से काम करना है और बढ़िया उसमें कुछ कर पाएँ। तो उस हिसाब से अगर आप सही में सोचो ना मामा, ऐसे देश जहाँ पे सब कुछ बढ़िया है वो बहुत कम मिलेंगे। मैं ये मानता हूँ कि आप यूँ कर सकते हो कि अगर आप लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, वो है आपकी हेल्थ केयर, सेफ्टी, और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब हेल्थ केयर और सेफ्टी, मतलब मेरे को समझ आ रहा है अभी इस टाइम पे। अगर आप सेफ्टी वगैरह की बात करोगे ना, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, यूरोप में जो है कुछ एक देश हो गए, जैसे डेनमार्क हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, जर्मनी में भी मतलब कंट्री साइड वगैरह में जाओगे, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये देश बहुत सेफ़ हैं, ठीक है। पर मेडिकल मैं नहीं मानता, मतलब इंडिया से बढ़िया एक तरीके से मेडिकल एक्सेस आपको कहीं पे मिलेगी। मेडिकल एक्सेस से मैं नहीं बोल रहा कि आप बहुत प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, पर यूँ है कि आप एटलीस्ट चेक कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि हो क्या रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन एटलीस्ट हम लोगों को जो इंडियंस हैं, हमारे पास जब ये ऑप्शन है कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ तो पक्का यूज़ करनी चाहिए। साल में एक बार चक्कर जो है इंडिया का लगा लिए, सारे काम करवा लिए, फिर वापस जाके जो है अपना नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं वो कर ली। ये मेरा मानना है। नहीं देखो, ये बिल्कुल ठीक बोला और इसमें देखो एक चीज़ जो मैंने पहले ही बोली थी कि आपने एक अपना सेटिस्फेक्शन लेवल डिसाइड किया, ठीक है, कि दैट यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इफ़ यू लिव इन डेनमार्क ए, ठीक है। आपने बाकी सारी चीज़ें एनालाइज कर दी, इन्फ्लेशन, मकान की कॉस्ट वगैरह, एंड ऑब्वियसली अगर आप कम पैसा देके आपको कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही है एंड यू आर हैप्पी टू लिव, व्हाई नॉट गो फॉर दैट प्लेस। लेकिन कनाडा की तो कहानी उल्टी है ना। कनाडा में तो आधे के देसी आएगा और देसियों के बीच में घुस के ही रहना है उसने। उसने बीच में घुस के ही रहना है, ठीक है। मामा और यहाँ पे हेट काफी ज्यादा है क्या आपस में, मतलब देसियों की? और मतलब ये कोई नया इंडियन आया तो कैसा लगता है, मतलब आपको मैं क्या बताता लगता हूँ, है? देखो, हम्म।
जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो ये है कि जो पहले लोग आए थे ना, ठीक है, 20 साल पहले जो लोग आए थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पर आके, ठीक है, वो रातों रात अमीर नहीं हुए। आज के जो लोग आ रहे हैं, जनरेशन आ रही है, ठीक है, जो देसी आ रहा है ज़मीन प्रॉपर्टी बेच के, ठीक है, और ये जो मकान ज़मीन बेच कर आ रहे हैं ये 90% लोग पंजाब से ही आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो वो बेच कर आ रहे हैं और वो जो है विद इन जो है 6 मंथ जो है वो मकान ले लेता है अपना। मकान उसने ले लिया, अब बाकी कल्चर उसने सीखा नहीं। अरे भाई बर्फ़ पड़ी है, साइड वॉक की बर्फ़ भी हटा दे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि आप जो है किसी की सोच नहीं बदल सकते हो। जो आदमी दूसरी कंट्री से आ रहा है, यू कैनॉट चेंज देयर माइंड सेट। रेयर रेयर है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप 1% ही चेंज कर सकते हो। और जो इंडिया से पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ठीक है, आईटी सेक्टर के हैं, अपने महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, बाकी जो लोग आ रहे हैं, यंग कपल्स हैं, ठीक है, आई टेल यू फॉर श्योर विद इन 2 years 3 years वो रिवर्स माइग्रेशन करेंगे। इधर दे विल मूव टू अनदर कंट्री, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, सम अदर कंट्री। दे आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर। हम्म चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। हम्म। और खैर यूएस का भी, यूएस से तो मतलब मेरे को काफ़ी लोग से बात करने को मिलता है। वो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनकी दे डोंट हैव अ श्योरिटी कि वो फॉर एवर यूएस में रह सकते हैं नहीं। यस। क्योंकि जो ग्रीन कार्ड वाला जो लॉट ये जो बैकलॉग है वो 197 ईयर्स का है। तो अगर मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस हो रखी हैं उन सबको अगर एक तरीके से अप्रूवल मिलेगा तो 197 ईयर्स लग जाएंगे उन सारी की सारी चीज़ों को सिर्फ प्रोसेस होने में। तो वो तो है ही है कि मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग उनको जो है कभी भी ये श्योरिटी नहीं मिलेगी कि वो यूएस में फुल टाइम रह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो मतलब ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड मूव कर जाते हैं, यूके मूव कर जाते हैं। तो यूएस तो मतलब मैं एक तरीके से काउंट करता ही नहीं। ठीक है भाई, तुम पैसे बहुत ज़्यादा कमा लोगे पर तुम्हें क्या पता तुम साइड वॉक पे चल रहे हो, किसी रात को कोई आया बहुत और ज़्यादा। उसने बंदूक दिखा के कर दिया तुम्हारा काम। ये तो है। बिल्कुल। हेट क्राइम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मैं तो मतलब आई एम सो स्केर्ड कि मुझे मालूम है कि अगर मैं वाया यूएस फ्लाइट लूँगा इंडिया की, मुझे $400 सस्ती मिलेगी। बट पता नहीं, मुझे सेफ नहीं लगता। इवन लाइक आई एम फ्लाइंग थ्रू यूएस, यू नो, कुछ नहीं पता चलता वो वहाँ पे क्या कहते हैं इमिग्रेशन पर ही रोक दे। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम भी जो है ना, इट मैचेस विद कपल ऑफ टेररिस्ट। आपने अपना नाम सर्च किया गूगल पे आमा? अरे अरे पंगा पड़ गया था मैंने जब मेरा जो बैकग्राउंड चेक होना था, ठीक है, अब मेरे जो साथ के थे, ये स्टोरी पता है मुझे, बहुत खास है। बहुत खास है, बताओ। ठीक है। तो अब सबके हो गए, जो मेरे साथ के जितने के सब गए। अब मैं जब गया मिलने के लिए वहाँ पर, एप्लीकेशन लगाई हुई थी, तो द लेडी सेड, कहती कि अब उसने डायरेक्टली तो मेरे को बोला नहीं ऐसा, कहती योर नेम रिजेंबल्स विद समबडी, राइट, एंड हु इज़ ऑन आवर यू नो, जो उनकी जो सेफ्टी लिस्ट वगैरह जो भी होती है, ठीक है, कहते हैं वो उससे मैच कर रही है इसलिए इश्यूज आ रहे हैं। और सर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, रिसेंटली कुछ महीने पहले ही कांड हुए थे इंडिया में कुछ सिंगर्स वगैरह के, तो उसमें जो है मेरा सिमिलर नाम मैच कर रहा था। हम्म। तो देखो यार, हर जगह की चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। इंडिया में तो देखो वही बात है, आई डोंट फील सेफ। मतलब मैं तो लास्ट टाइम जब इंडिया गया था और जब मैं एयरपोर्ट से निकला, भाई साहब मैंने तो टैक्सी वाले की बाजू पकड़ ली थी। मैं कहा भाई आज ठुके, तू गाड़ी आराम से चला। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल होता है। वो बाइकर्स तो जो है इधर से कट मारेंगे, उधर से कट मारेंगे। यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है सीन। यहाँ तो आपने अपनी एक बार लेन पकड़ ली तो आप जो है बिल्कुल सीधा ही चल रहे हो। वो छोड़ो मामा, यहाँ पे हम जा रहे थे गाड़ी से, हमें दिख रहा है यार, पता है, बाइक पे दो छोटे बच्चे और मियाँ बीवी बैठे हुए हैं और ये फिर भी कट मार रहा है बीच बीच में गाड़ियों के। हाँ हाँ। तेरे को हल्की सी एक बार मतलब टच लगना है, टच लग के जो है तुम चारों के चारों गिरोगे और ये नहीं पता बाइक की वजन किसके ऊपर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पता है इस बार अपने ड्राइवर से एक बात पूछी थी। हमने एक ड्राइवर लेके गए थे, हम अंबाला चंडीगढ़ गए थे।
तो वो कह रहा था, कहता कि मतलब जो है ये जो है पागलपंती है सारी की सारी। तो मैंने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि भाई लोग बेवकूफ़ हैं या फिर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को अगले आदमी की कोई कंसिडरेशन नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अगले आदमी के बिल्कुल साथ क्या बिल्कुल। हो। वो कहता बेवकूफ़ है। हम्म। और मेरे को भी लगता है कि मतलब लोगों को ना एक तरीके से जो थोड़ी बहुत एजुकेशन होनी चाहिए थी ना मैं इन सारी चीज़ों के बारे में, स्कूल में या किसी भी लेवल पे किसी एक स्टेज पे इन सारी चीज़ों के बारे में अगर एजुकेशन होती ना, तो चल ठीक है यार, 100 लोग नहीं करते ये काम, पर 100 में से कम 50 कर लेते, 40 कर लेते, कुछ तो बढ़िया रहता ना सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये तो मतलब उस टाइप का तो एजुकेशन पे फोकस है ही नहीं, जो मतलब एक तरीके से तुम रियल लाइफ में सिविलिटी वगैरह का और रोड ड्राइविंग वगैरह जो सारी की सारी एथिक्स वगैरह उनका देख पाओ। और मुझे तो देखो ये लगता है कनाडा में, देखो अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई ना, ठीक है, सेम डे ऑर्डर आ जाएगा, इमिग्रेशन बंद हो जानी है उस दिन। और ये जो इमिग्रेशन हो भी रही है ना, ये मैं जो वर्ड बोल रहा था पहले भी, ये स्कैम है। स्कैम इसलिए है क्योंकि ये इमिग्रेशन एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंडिया से ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनके खुद के लोग यहाँ पे काफी मामा, मतलब अगर यूँ नहीं सोचो, नहीं देखो नहीं नहीं, किकी उसको का कनाडा जाने का क्यों किया था। हाँ नहीं, किकी का भी कनाडा जाने का क्यों किया था कि मतलब आप हो वहाँ पे तो जो है यूं है थोड़ा, लगता है कि ठीक है मतलब कुछ होगा तो जो है एक तरीके से कोई रिलेटिव वगैरह है वहाँ पे, तो इसलिए मेरे को यूं भी लगता है कि पंजाब से इतने ज़्यादा लोग कनाडा में इसलिए हैं कि नहीं, मतलब मैं बहुत सारे ऑलरेडी उनके रिलेटिव्स वगैरह वहाँ पे हैं। कार्तिक जो नहीं, आया था, किकी आया था, वो स्टडी परमिट पे आया था, ठीक है। मैं हाँ बाकी, वो तो है हाँ मैं वो। बाकी जनरल बात कर रहा हूँ कि जो बाकी जो पीआर पे हम्म। लोग आ रहे हैं या वर्क परमिट आ हम्म। रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में क्यों बट रहे हैं इंडिया में? वो इसलिए बट रहे हैं हम्म। क्योंकि उनका बाबा यहाँ बैठा हुआ है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। जब तक कि जो है ना ये अपना ट्रूडो हो गया और जो दूसरा आ गया, जब तक चेंज नहीं होगी गवर्नमेंट, चीज़ें नहीं ठीक होंगी ना, आपका हाउसिंग क्राइसिस ठीक होएगा और ना आपका जो है ये इमिग्रेशन। एंड पीपल आर रियली गेटिंग फेड अप, यू नो। अभी लास्ट वीक मैं अपने ऑफिस में ही बात कर रहा था अपने मैनेजर से, गोरा है वो। ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड। कहता है यार इमिग्रेशन रुक ही नहीं रही, व्हाट्स, कहते चल क्या रहा है यहाँ पे। और मुझे भी थोड़ा सा फैड, मतलब मुझे अब थोड़ा सा फील हुआ बैड कि मतलब उसका जो थोड़ा सा इंक्लिनेशन था, ही इट टेंडेड टुवर्ड्स द इंडियंस, यू नो। तो इनफैक्ट वो मुझे बोल रहा था, कहते यार देखो, यू आर वेल एजुकेटेड, आप अच्छी तरह से आपने पढ़ाई की इंडिया में, ठीक है, अपना आपने प्रॉपर अपना पीआर की एप्लीकेशन लगाई, गवर्नमेंट ने असेस किया, देन यू आर ब्रॉट हियर एंड यू आर ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूटिंग इन योर सेम फील्ड फॉर विच यू हैव बीन कॉल्ड हियर। भाई 90% जो इंडिया से लोग आ रहे हैं, जिस फील्ड से आ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस फील्ड में यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और 3 साल पहले की पर बात मैं और बताता हूँ ना, अभी भाई जितने भी जो है पंजाब से लोग आता था, उतरते के साथ ही स्कूल कॉलेज से उसने बाद में जाना, सीधा वो ट्रक पे चढ़ता था, हम्म। ठीक है। क्योंकि उस वक्त अगर ट्रक का लाइसेंस आपने लेना है तो $2000 में आपका ट्रक का लाइसेंस हो जाता था। $100 पर आवर की क्लासेस लेनी होती थी आपको, कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स की। और आई एम नॉट श्योर अगर आपने सुना होगा वो जो एक्सीडेंट हुआ था एक हम बोल्ट का, ठीक है, तो उसमें देसी चला रहा था, डबल ट्रेलर ट्रक था उसका, एंड ही वॉज नॉट इवन अलाउड टू ड्राइव दैट ट्रक, यू नो। वो सिंगल ट्रेलर चला सकता था क्योंकि उसके मिनिमम स्पेसिफाइड आवर्स नहीं होते। तो आधे रूल जो हैं देसियों ने चेंज किए हुए हैं। इंटरसेक्शन पे रुका नहीं, दूसरी तरफ से बस आ रही थी और बस में हॉकी टीम थी एक, और सारे के सब की डेथ हो गई थी उस एक्सीडेंट में। जो प्लेयर्स थे ना, 15 प्लेयर जो थे, उनकी डेथ हो गई थी। और उसी दिन रूल चेंज हो गया। आधे रूल तो देसियों ने चेंज करा रखे हैं। अब ट्रक का लाइसेंस अगर लेना होता है तो लगभग $15,000 का खर्चा है ना। आप ऑस्ट्रेलिया का मतलब एक तरीके से काफ़ी पॉजिटिव लगता है आपका, ठीक है। देखो, हाँ, और इंडिया का मतलब आपको कुछ नहीं लगता कि मतलब इंडिया वापस नहीं जाना कभी नो, भी। इंडिया तो देखो पॉसिबल ही नहीं है वापस जाने का, ठीक है, अनलेस, देखो मैं जॉब तो नहीं कर पाऊंगा इंडिया में, ठीक है, अगर जाऊंगा भी तो एक बिजनेस माइंडसेट से जाऊंगा मैं। लेकिन बात वहाँ पर फिर आपकी आ जाती है अबाउट द सेफ्टी थिंग, राइट, एंड द हेल्थ सेक्टर। बेईमानी भी, जैसे आपके आपका तो काम करने का भी एक्सपीरियंस है वहाँ पे कि या बेईमानी भी होती है। बेईमानी भी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया का देखो, मेरे को कम से कम ये लग रहा है कि
इमिग्रेशन इतनी बुरी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, कि हर आदमी जा रहा है, घुस रहा है, सैचुरेशन पॉइंट ला रहा है, हम्म, ठीक है। और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको पैसे यहाँ से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं ये चीज़ सही है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द लेवल ऑफ रेसिज्म ओवर देयर, उसके बारे में काफ़ी कहानियाँ हैं। क्योंकि आई एम नॉट श्योर आपको मालूम है कि नहीं है, इट वाज आई थिंक मे बी 12 years ago, 13 years ago they started attacking Indian students over there. हाँ सब या काफ़ी काफ़ी जगह न्यूज़ थी उसकी। देखो हम अभी जो मैं आपको कनाडा और इंडिया मतलब कनाडा में इंडियंस वाली बात बताया आपने कि 90% लोग काम नहीं करते उसी फील्ड में। अब जर्मनी में बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। जर्मनी में आपको जो इंडियंस मिलेंगे ना वो ऑलमोस्ट 90 से 95% उसी फील्ड में काम कर रहे होंगे जिस फील्ड में वो आएंगे, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन बहुत मुश्किल है और वर्क परमिट मिलते नहीं। अगर आप सेम फील्ड में काम नहीं कर रहे हो ना तो आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा। तो आपको ये दिखाना है कि जो आपने जो स्टडीज़ कर रखी है अपनी मास्टर्स बैचलर्स जो भी है और जो आपको जॉब मिली है वो सेम फील्ड में है। तो इसीलिए मतलब जर्मनी में एक तरीके से एक एटलीस्ट जो इंडियंस की क्वालिटी है वो बहुत अलग है, जो मतलब मेरे ख्याल से जो आपको कनाडा में जो दिखती है जनरल क्वालिटी, ठीक है। पर जर्मनी में फिर जो आपके अरब्स वगैरह आ रखे हैं, ठीक है, आपके सारे के सारे मतलब बाकी मिडिल ईस्ट से जो लोग आ रखे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अलग है। जो मतलब उनकी क्वालिटी बहुत सिमिलर हो जाएगी। तो जो आप मतलब थोड़ी इंडियंस की बात करो कि मतलब वो जो है हर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, हर कुछ हो रहा है वहाँ पे, अच्छा। तो उस टाइप का सिस्टम है। और अगर मैं ओवरऑल समझूं मतलब वही बात जैसे हमने डिस्कस करी कि कोई परफेक्ट देश है नहीं, है ना। पर यूं है कि कुछ परफेक्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा खुद के लिए कि भाई उसके सिस्टम के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट यहाँ पे मतलब रह लिया और दूसरा कंपोनेंट कहीं और है, और उसके बीच में एक तरीके से मूव करना पड़ेगा जहाँ पे मतलब सेटिस्फेक्शन या लेवल जो आप बोल रहे थे वो मतलब बीच हो जाए। ये क्या कहते हैं, यूके का कभी एक्सप्लोर किया, क्या चीज़ें चल रही हैं यूके में, हाउ आर थिंग्स ओवर देयर? यूके में जो मतलब मैंने सबसे बड़ी चीज़ सुनी है वो है बस लंदन की जो नाइफ स्टैबिंग्स वगैरह का सुना है ना मैंने। मतलब लंदन में इन जनरल सेफ्टी बढ़िया नहीं बता रहे। बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से मतलब सेफ्टी होती थी पहले वो काफ़ी बढ़िया होती थी, और अब जो है यू कैन नॉट वॉक अराउंड देयर विद सम काइंड ऑफ लाइक इवन गोल्डन ज्वेलरी और रोलेक्स वॉचेस एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज द चांसेस दैट यू विल अट्रैक्ट सम बैड एलिमेंट्स इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हाई। तो ये मतलब मैंने जो है यूके का सुना है। तो यूके की मेरी खुद से बिल्कुल प्रिक्लिविटी नहीं है कि मतलब मैं सोचूं कि ठीक है मैं यूके जाके शिफ्ट हो जाऊंगा वो सब कुछ करके। अब यूके भी बहुत बड़ा है। यूके ये तो है नहीं कि भाई यूके सारा का सारा लंदन है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब जो है बाकी जो ये 4 देश हैं इसमें वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें बढ़िया हों। आयरलैंड में मैंने सुना है कि हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमने बीच में एक मतलब कपल से बात करी थी नेपाल से, वो आए हुए थे, आयरलैंड में रह रहे हैं। $1000 पर मंथ स्टूडियो का, 1000 यूरो पर मंथ स्टूडियो का, डबलिन में। तो ये तो मतलब ये प्राइस ये कहाँ से मतलब इतने पैसे लाओगे आप ये सारी की सारी चीज़ें भरने के लिए। फिर जो है वो एक तरीके से खुद का आइलैंड हो गया, तो आपको कहीं भी जाना है तो आप गाड़ी तो यूजलेस है आपकी। तो मेरे को यूं समझ आता है कि अगर आपने कुछ देखना है ना तो मेरे ख्याल से मेनलैंड यूरोप में कहीं पे जहाँ पे आप गाड़ी से जो है एक देश से दूसरी देश बिना किसी दिक्कत के जा सको, रजिस्टर कर सको वहाँ पे, ये सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा समझ आती हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मेरे को इसलिए सिस्टम समझ नहीं आता कि क्या बिल्कुल दुनिया के अलग कोने में पड़ा हुआ है। वहाँ बिल्कुल। से कहीं भी कुछ भी करना है तो फिर से वही दिक्कत होगी यार, गाड़ी का कोई यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं जर्मनी से टर्की जाता हूँ, क्या बढ़िया तरीके से गाड़ी से पहुंच जाता है। मेरे को जो है फिर जर्मनी से नॉर्वे जाना था, फेरी में गाड़ी रखी, नॉर्वे पहुंच गए, नॉर्वे में गाड़ी चला रहे हैं। तो मेरे को ये मतलब क्या बढ़िया चीज़ें लगती है। अगर मेरे को रशिया भी जाना है किसी दिन तो मैं अपना सीधा पोलैंड बॉर्डर से होकर अपना रशिया जो है चले गए, और रशिया पूरी जगह चक्कर काट के व्लादिवोस्तोक से फेरी लेके जापान पहुंच गए। यूँ सोच के देखो मतलब आप मतलब इतना बड़ा जो मूवमेंट की फ्रीडम है ना जो यूरोप में मेरे को दिखती है, वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं सिंपली मतलब उसको मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। वो मेरे को बहुत पॉजिटिव लगती है वहाँ पे। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली है। एक चीज़ जो हम भी यहाँ मिस करते हैं कनाडा में कि अगर आज की डेट में आपने बैक होम जाना है, लेट्स सी एवरी ईयर जाना है, ठीक है, तो एक तो दूरी बहुत है, 24 से 26 घंटे का रास्ता है, ठीक है। ऊपर से फिर जो है टिकट्स भी एक्सपेंसिव हैं आज की डेट में, $2200-2400 से कम कुछ नहीं है। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद योर फैमिली तो आप ये समझ लो कि $8 से 10 हज़ार का खर्चा है। तो कनाडा में देखो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ख़राब है। कनाडा में चीज़ें देखो, और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कनाडा में जो गोरा है, ठीक है, 70-80% जो गोरे हैं, दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल।
और ऑनेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो घुमा फिरा के बात नहीं करता है। जो चीज़ है वो है। वो जो चीज़ है वो है। और अपना जो जो देसी आता है वो तो जो है पूरा जो है हरामीगिरी करता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आया देसी इंडिया से, और चांस की बात थी भाई साहब, विद इन 1 मंथ जो है उसको एक आईटी कंपनी में, गौरव की कंपनी में सॉलिड जॉब मिल गई इसको। 60-70 हज़ार डॉलर का पैकेज। और बड़ा खुश जी, आपा ये कर देंगे, आपा वो कर देंगे, ये ठीक है, अब तो मैंने घर ले लेना है, गाड़ी ले लेनी है। अब ऑफिस गया। ऑफिस में जो है आपको देखो, एक कर्टसी होती है, हाउ आप कैसे बिहेव करते हो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आती है, एक तरीका होता है बात करने का, कम्युनिकेट करने का। अगर किसी की गलती भी है, ठीक है, आप इंडिया की तरह नहीं बोल सकते हो कि हाँ भाई ये तो तूने किया था, तेरी वजह से सारा गड़बड़। तो उसने यहाँ पर आके ना वो पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी नंबर बनाने के चक्कर में। तो अब जो है वो गोरे समझ गए। उन्होंने जो है विद इन 3 मंथ्स वो फायर कर दिया। अब वो फायर होते के साथ ही जो है उसको अपनी औकात पता चल गई, और वो अब डॉलर स्टोर में काम कर रहा है $16 में। तो ये आपके देखो, जैसे आपने बोला ना, ये चीज़ें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। और मैं एक बात और भी यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। जो बच्चे हैं यहाँ पर जो स्कूल में जाते हैं, मैं जब आया था, मेरा बेटा जो था यहाँ पर जब आया था, आई थिंक वो 8 years का था। दे आर रियली ऑनेस्ट पीपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने ये चेंज देखा है, अपने बेटे में भी देखा है ये चीज़। अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है, नहीं है पसंद, जो चीज़ सच है उसने सच ही बोलना है। ये किस्सा मैं सुनाई देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है इंडिया का। तो भाई साहब ये बात है ग्रेड 6 या 7 की, ठीक है। एंड जस्ट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, मतलब चीज़ें और भी होती हैं। तो अब क्लास में जो है यूनिटी होती थी पूरी दबा के, ठीक है। और वुडन स्कूल था, छत वुड वाली। और बच्चों ने क्या करना है, हर क्लास में ना 2-3 बच्चे हरामी बच्चे होते हैं, ठीक है, कमीने बिल्कुल, बेशरम क्लास के। उन्होंने क्या करना है, कागज लेना, चबाना, और पट ऊपर हाँ, छत पे, जब टीचर नहीं होनी, ब्रेक टाइम है, ठीक है। तो ये किस्सा चलता रहा। तो ये स्टार्ट हुआ एक बंदे से, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, आस्ते आस्ते जो है वो पूरी क्लास लग गई करने के लिए। और भाई साहब 3 महीने बाद जो थी, पूरी छत के ऊपर वो कागज के जो पीसीस थे थूक में लिपटे हुए, वो सारे के सारे चिपक गए। एक दिन आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल था स्पेनिश। अब अच्छा। अब आज तक भाई साहब हमने कभी, गवर्नमेंट स्कूल में तो हमने बहुत सुना होगा कि वहाँ जो है बेल्ट भी पड़ती हैं, थप्पड़ भी बजते हैं, सब कुछ होता है। हम्म, तो भाई साहब उस दिन जो था प्रिंसिपल का मूड बहुत खतरनाक मूड में, उसने पूछा ही किसने किया। क्लास की यूनिटी इतनी जबरदस्त, कोई बोले ना। डेली किया। सबको जो है ग्राउंड में ले गया, लाइन में खड़ा कर दिया। अब भाई साहब सबके बजी बेल्टे, और लड़कियां गई बच। हमेशा। तो यही भाई, ये ह्यूमन हिस्ट्री है मामा। हाँ, ये ह्यूमन हिस्ट्री, आदमी मरते हैं जाके लड़कियां लड़ाई की में, वजह से। लड़कियां बच जाती हैं हमेशा। लड़कियां बच जाती हैं। तो विशु, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को इस टाइम पे तो रैप अप करना चाहिए, मगर मुझे लगता है मामा को एक और पॉडकास्ट के लिए बुलाना पड़ेगा। कई सारी चीजें अनकही रहेगी। एक तो हम लोगों ने कनाडा के वर्क कल्चर की बात रहेगी, उसके बाद फिर मामा अपने बेटे के साथ आए थे, उसका किस हिसाब से चाइल्ड केयर वगैरह किस तरह का रहता है, ठीक है, और अपना बाकी कई सारे एक्सपीरियंस होंगे जो बाकी डिस्कस करेंगे। मगर लगता है कि ये पॉडकास्ट हो गया लंबा। अब अगले पॉडकास्ट के लिए उसको वो छोड़ देते हैं। या श्योर, बिल्कुल। मामा बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू अगले सो मच। पॉडकास्ट में फिर से मिलते हैं श्योर, डेफिनेटली। और फिर बात करते हैं। श्योर, बाय। ओके, बाय ओके, बाय। बाय।